बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टैक्स एकेडमी के सेशन के साथ टॉपिक हमारा इनकम टैक्स रिटर्न 2021 हम हाज़िर हैं। सेशन का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले मैं अब्दुल रऊफ़ एडवोकेट गुजारिश करूँगा कि आएँ और तिलावत कुरान पाक से हमारे दिलों को महसूस करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सेशन को आगे बढ़ाने से कबल मैं सबसे गुजारिश करूँ कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दफ़ा दुरूद पाक में पढ़ें सारे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। जब से हम प्रैक्टिस स्टार्ट की हुई है, क्योंकि सीनियर्स तो उन्होंने वो वक़्त देखा हो, लेकिन हम पहली दफ़ा इनकम टैक्स रिटर्न 1 जुलाई को अवेलेबल थी फॉर सबमिशन। लेकिन जो इसके साथ साथ बोर्ड से हमें पैगाम मिल रहा है या जो हमें सीनियर्स जो FBR ऑफिशियल बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस दफ़ा रिटर्न की जो डेट है वो एक्सटेंड नहीं होगी। लास्ट ईयर भी दोस्तों को पता है कि जब एक दफ़ा वहाँ पे ये प्ली ली गई कि जनाब रिटर्न लेट आई है, उन्होंने एक ही दफ़ा जो 90 डेज़ जो लॉ के अकॉर्डिंगली अवेलेबल हैं स्टैट्यूटरी तौर पे हमें कि आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, तो उन्होंने 8 दिसंबर तक रिटर्न डेट एक्सटेंड की थी और उसके बाद तमाम तर रिक्वेस्ट के बावजूद डेट एक्सटेंड नहीं हुई। तो इस दफ़ा भी तमाम दोस्त सबसे पहले तो रिटर्न फाइलिंग के अकॉर्डिंग ये ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि जो एक्सपेक्टेड है कि इस दफ़ा रिटर्न की डेट एक्सटेंड नहीं होनी, इसलिए तमाम अपने क्लाइंट्स को, ऑफिस को, स्टाफ को, चीज़ों को इस बात पर इंश्योर करें कि रिटर्न ड्यू डेट पे फाइल हो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर रिटर्न लेट फाइल होती है, उस रेफरेंस से 182A का तो सरचार्ज हमने पे करना है, वो सब दोस्तों को इल्म है। 182 सेक्शन के अंदर पेनल्टीज़ में कुछ चेंज आई है कि अगर 8 लाख तक आपकी इनकम है तो उसकी पेनल्टी को उन्होंने 40,000 से कम करके 5,000 रुपया किया है, और जो सैलरीज़ वाले उनके लिए किया है। और उसके अंदर भी है कि अगर आप पहले महीने के अंदर फ़ाइल कर देते हैं तो उस पेनल्टी का भी आपने 25% देना, 75% वेव हो जाएगा, चीज़ें हैं। लेकिन ये कभी भी प्रोफेशनल एतबार से ये कभी ऑप्शन नहीं हुई कि आप पेनल्टी को सामने रख के प्लानिंग करें। प्लानिंग यही है कि हम ड्यू डेट पे, ड्यू टाइम पे अपनी रिटर्न फाइल करें, लेकिन अकॉर्डिंगली बाद में भी आप हेरल फाइलर हो सकते हैं, बन सकते हैं, लेकिन आप उसकी एक्स्ट्रा कीमत पे करनी पड़ेगी। सिस्टम भी जो हमने ऑब्ज़र्व किया है कि जो लोग अपनी रिटर्न टाइमली दुरुस्त तरीके से फ़ाइल करते हैं, उनके ऑडिट में आने के चांस, नोटिस आने के चांसेस कम होते हैं। जो बंदा हैबिचुअल रिटर्न लेट फाइल करें, पहले दूसरे होता डी भी एक एज आ डेटरेंस था, एक पेनल्टी था। जो लोग रिटर्न लेट फाइल करें तो उनके ऑडिट आने के चांस से बाकी चांसेस ज़्यादा होते हैं। लास्ट ईयर सर मंशा सुखेरा साहब एकेडमी के अंदर उन्होंने हमें डिस्ट्रीब्यूटर की रिटर्न्स, और एक बहुत बड़ा इशू था पूरे पाकिस्तान में, जो सबसे पहले हमारे उस्ताद मौसम मंशा सुखेरा साहब ने उसको एलेबोरेट किया और पूरे पाकिस्तान में अप्रिसिएशन भी आई और पूरे पाकिस्तान में लोगों ने फिर उसको फॉलो किया। वो तो मिनिमम जहाँ पे टैक्सेस हैं, तो मिनिमम टैक्सेस को इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर कैसे ट्रीट करना है। हमारे वो वाले साबका सेशन भी जो हैं वो इस टाइम रिकॉर्डेड वो अवेलेबल हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब चैनल, जो पाकिस्तान टैक्स चैनल का यूट्यूब चैनल है, पाकिस्तान टैक्स एकेडमी का पाकिस्तान टैक्स चैनल यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर अवेलेबल है। आज भी वो सारे कंसेप्ट्स को हम साथ एक दफ़ा रिपीट भी करेंगे। टैक्स ईयर 2021 के अतबार से उसमें क्या चेंजिंग्स आई हैं, क्या तब्दीलियाँ आई हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सवाल जवाब का आंसर भी होगा। आज इसको हम करेंगे प्रेजेंटेशन के तौर पे, चीज़ों के तौर पे, और इससे जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम इंशाल्लाह इसको किसी एक क्लाइंट की रिटर्न ओपन करके प्रैक्टिकल करके भी हम फिगर्स ऑनलाइन इंशाल्लाह देखेंगे।
तो मैं गुजारिश करूँगा अपने उस्ताद मोहतरम सरमन शाह सुखेरा साहब से को तशरीफ़ लाएँ और इनकम टैक्स रिटर्न 2021 के हवाले से हमारी रहनुमाई करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारी प्रेजेंटेशन होगी विद रिगार्ड टू रिटर्न ऑफ ई फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द टैक्स ईयर 2021। इसमें बेसिकली जैसे कि पहले जो प्रेस्क्राइब फॉर्म आता रहा है हर साल के लिए इंडिपेंडेंट है और सेक्शन 237 है रूल फ्रेमिंग का, उसके तहत पहले 14 दिन पहले एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन होना होती है प्रेस्क्राइब फॉर्म की और उसके बाद फिर फाइनल आता है। तो अब पहला जो 11 जून को आया था ड्राफ्ट और उसके बाद 853 SRO जो आया है वो 1 जुलाई को फर्स्ट टाइम आया है। तो उसमें 4 किस्म की रिटर्न क्योंकि फॉर्मेट दिया है। एक उन्होंने सैलरी का दिया है, सैलरी के बाद फिर उन्होंने एक दिया AOP की रिटर्न सेपरेट दी है, उसके बाद फिर बिजनेस इंडिविजुअल की सेपरेट दी है, फिर एक कंपनी की दी है। तो चारों के लिए उन्होंने प्रेस्क्राइब फॉर्म 2021 की जो रिटर्न देनी है उसके लिए उन्होंने दे दिया। तो अब हम उसको फिर देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज हमारा जो रेलेवेंट प्रोविजंस हैं इजी लैंग्वेज में हम उनको देखेंगे कि रिटर्न किसने फाइल करनी है, कब फाइल करनी है, कैसे फाइल करनी है, बेसिक चीज़ें जो हैं कब तक फाइल हो सकती है, ये चीज़ें देखेंगे। फिर जो प्रेस्क्राइब फॉर्म आया है उसके हम देखेंगे कंटेंट्स क्या है, कैसे फिल करना है। तो अगली दफ़ा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें पर हम किसी क्लाइंट का ले लेंगे, उसमें सैलरी वाली भी फिल करके देख लेंगे, फिर AOP वाली भी फिल करके देख लेंगे, बिजनेस इंडिविजुअल की भी कर लेंगे और साथ फिर कोई कंपनी का भी देख लेंगे कि उसमें सब तीनों में क्या डिफरेंसेस है। जनरल डिफरेंस ये है कि सैलरी वाले में बिजनेस वाला कॉलम नहीं होगा, जो सैलरी रिटर्न होगी उसमें बिजनेस वाला कॉलम नहीं होगा, उसमें बाकी सारे हेड होंगे, हेड हम आप देख लेते हैं। और जो बिजनेस इंडिविजुअल होगा उसमें सैलरी वाला हो सकता है क्योंकि उसमें सैलरी 75% से कम होगी तो उसमें वो आ सकता है। तो बाकी वाले जो AOP है उसमें सैलरी वाला हेड नहीं होगा क्योंकि प्रॉपर्टी का वाला है या दूसरे हैं तो AOP तो कोई सैलरी नहीं लेगी, तो यूजुअली इसमें नहीं होगा। तो बिजनेस वालों में इस तरह कंपनी में भी सैलरी नहीं होगी तो बाकी हेड सारे होंगे। तो उसको अब हम देख लेते हैं। तो इसमें हम जो डिस्कशन होगी जो इसके जो रेलेवेंट चीज़ें, सबसे पहले हम देखेंगे कि स्कोप ऑफ इनकम क्या है, इनकम की डेफिनेशन क्या है, उसमें क्या फॉल करता है, फिर हेड ऑफ इनकम क्या है, तो हेड ऑफ के बाद फिर रिजीम ऑफ टैक्सेशन यहाँ कितनी है उसको हम देख लेंगे। व्हाट इज़ रिटर्न क्या है, रिटर्न का आप देख लेंगे। हु इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम, किसने फाइल करनी है। फिर हु इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ, किसने फाइल नहीं करनी। उसके बाद है व्हेन टू फाइल ए रिटर्न, टाइमिंग के मुतल्लक है कि कब कब आप फाइल करनी है। फिर हाउ टू फाइल, मेथोडोलॉजी क्या है, मैनुअल करनी है, ई फाइलिंग करनी है, बाय पोस्ट भेजनी है, किस तरह करनी है। स्पेशल सर्कमस्टेंस रिटर्न, ये कोई लीविंग पाकिस्तान है, डिसकंटिन्यू बिजनेस है या कोई और स्पेशल नेचर का है तो उसमें हमने क्या करना है। कैन रिटर्न भी रिवाइज, ये रिवीजन के मुतल्लक है कि रिटर्न आप फाइल कर देते हैं तो क्या वो रिवाइज हो सकती है, कब तक हो सकती है, क्या लिमिटेशंस हैं, अप्रूवल शुगर ये वो हम उसका देखेंगे। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ टाइम ऑफ फाइलिंग, जब फाइल आपने करनी है टाइम विद नहीं की तो एक्सटेंशन के लिए क्या हो सकता है। एक तो बोर्ड ही एक्सटेंशन देता है, आप एक्सटेंशन ले सकते हैं। इफेक्ट ऑफ कंप्लीट और इनकम्प्लीट रिटर्न, अगर आपने रिटर्न फाइल की है कंप्लीट है इनकम्प्लीट है तो उसकी क्या सिचुएशन हो सकती है, वैलिड इनवैलिड, उसको हम देख सकते हैं। उसके बाद व्हाट स्टेटमेंट, वेल्थ स्टेटमेंट एंड रिकॉन्सिलिएशन 116 में ये इसको हम फाइल करना है तो इसकी हम चीज़ें देखेंगे, इसमें क्या कंटेंट्स होंगे, कैसे प्रिपेयर करना है, कौन सी चीज़ें हमने देखनी है। इसी तरह 116A है फॉरेन इनकम और फॉरेन वेल्थ स्टेटमेंट, उसको हम देखेंगे। उसके बाद कंसिक्वेंस ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न है, पेनल्टी शनल्टी है। फिर प्रेस्क्राइब रिटर्न एंड वेल्थ स्टेटमेंट जो अभी आई है, ठीक है। चलें, ये इनकम की डेफिनेशन है तो इसमें इंक्लूसिव डेफिनेशन है। पहले मैंने बताया था जब इंक्लूसिव कोई चीज़ होती है तो वो इन लार्ज डेफिनेशन होती है। जो जनरल डेफिनेशन है उसमें है ही, उसके अलावा ये चीज़ें जो नहीं भी शामिल लेजिस्लेटर वो भी शामिल कर सकता है। तो इसमें उन्होंने कहा कि कोई भी अमाउंट जो चार्जेबल टू टैक्स है अंडर द ऑर्डिनेंस तो उसको हम इनकम कहेंगे। और एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन, अब ये डिडक्शन के सारे प्रोविजन डाल दिए। एक तो वो अमाउंट जो चार्जेबल टू टैक्स है वो, और जिस अमाउंट पे भी डिडक्शन विद होल्डिंग होगी वो सारी भी इनकम है। वैसे तो जनरली वो इनकम नहीं होती, लेकिन
अगर वो इसको इनकम में ना शामिल करते तो हम कहते हैं उसमें डिडक्शन नहीं हो सकती। तो पहले किसी चीज़ को इनकम ट्रीट किया जाएगा तो फिर उसके एप्लीकेबिलिटी होगी। अब बैंक ट्रांजैक्शन है या दूसरे वो इनकम तो नहीं, विदड्रॉल है या दूसरी चीज़ें हैं जितनी भी है, रेंट है, दूसरी चीज़ें जितनी जो भी हमारी कैश की विदड्रॉल या कैश रिलेटेड है जो इनकम एक्चुअल नहीं है या वो ग्रास अमाउंट है, उसमें से एक्सपेंस लेस होने के बाद इनकम बनती है, लेकिन ग्रास अमाउंट है, इनकम नहीं है। लेकिन इसलिए उसको पहले इनकम ट्रीट कर लिया कि इंक्लूसिव में उसको ये डीमिंग डिवाइस जो है वो हर जगह लेजिस्लेटर इस्तेमाल करता है, जो एक्चुअल नहीं भी होती। लेजिस्लेटर के पावर है कि किसी वर्ड को डिफाइन करते वक्त जो उस चीज़ उसमें नहीं भी फॉल करती उसको ऐड कर सकता है। ये डीमिंग की पहली पावर है। किसी भी चीज़ को एक्चुअल नहीं भी है, एक वर्ड को डिफाइन करते हुए डीमिंग यूज़ कर सकता है, या किसी फैक्ट को जो एक्चुअल फैक्ट नहीं भी है उसको कह सकता है कि ये वाले फैक्ट है। तो यहाँ तो हमारा सारा प्रेजेंटिव ला ही है, हर सारी चीज़ें डीमिंग ही हैं। इसी तरह कोई हैपनिंग नॉन हैपनिंग इवेंट है तो उसको कह सकता है कि ये हैपन हुआ है इवन दो दैट इज नॉट हैपेंड। इतना रिटर्न है वो डीम्ड रिटर्न है, कहीं डीम्ड इनकम है, कहीं पे और डीम्ड सर्कमस्टांसेस है, डीम्ड इनकम जैसे अनएक्सप्लेन्ड है। तो इसलिए डीमिंग की डिवाइस हर जगह यूज है। तो इसमें ये सारे सेक्शन है कि इन सेक्शन में जो डिडक्शन विद होल्डिंग है ट्रीटेड टू बी इनकम अंदर द पूरी एनी लॉस ऑफ रेवेन्यू। सिर्फ इनकम में नहीं है, लॉस ऑफ रेवेन्यू जो है वो भी पार्ट होगा, अदरवाइज फिर हम कहेंगे लॉस इसमें आता ही नहीं। तो कैरी फॉरवर्ड करने के लिए उसको भी एज ए इनकम उसने उसकी डेफिनेशन मिले। उसके बाद टोटल इनकम है। टोटल इनकम में जो भी इनकम चार्जेबल टैक्स है वो प्लस एग्जाम्प्ट इनकम को ऐड करेंगे तो टोटल इनकम बनेगी। उसके बाद टैक्सेबल इनकम है। टैक्सेबल इनकम में हम टोटल इनकम जब कैलकुलेट करेंगे तो टोटल इनकम में से जो एग्जाम्प्ट है वो निकाल देंगे। डिफरेंट हेड ऑफ इनकम है, उसमें जो इनकम एग्जाम्प्ट होंगी वो नहीं उसमें लेंगे, बाकी लेंगे और उसका टोटल करेंगे। उसमें से डिडक्टेबल अलाउंसेस लेस करेंगे जो डायरेक्ट डिडक्टेबल हैं, तो बाकी वो जो है वो टैक्सेबल इनकम की। अगर हेड ऑफ इनकम जो टोटल हम जिसको जितनी भी इनकम्स होंगी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत उनको हम इन हेड में क्लासीफाई करेंगे। कोई इनकम फ्रॉम सैलरी होगी और हर हेड में डिफरेंट, ये 12 से लेकर 14 तक सेक्शन है। इन सेक्शन में जो ग्रॉस इनकम्स होंगी या उसके रिलेटेड को अलाउंसेस, बेनिफिट या ग्रेजुटी या और चीज़ें होंगी वो उसमें ऐड करेंगे, जो डिडक्टेबल होंगे लेस करेंगे और नेट उसको कैलकुलेट कर लेंगे, वो इस हेड में होगा। इसमें एग्जाम्प्ट किसी में इंक्लूड नहीं होगी। इस तरह इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, आजकल तो ये भी नॉर्मल में आ गया इस साल से, तो वो सारी जितनी आपकी इनकम प्रॉपर्टी है डिडक्टेबल लेस करेंगे और फिर इस हेड में आ जाएंगे। इस तरह इनकम फ्रॉम बिजनेस है, बिजनेस की ग्रॉस इनकम सेल है, उसमें कास्ट ऑफ सेल है, एडमिन सेलिंग सब कुछ लेस करेंगे, नेट प्रॉफिट होगा, उसमें कुछ ऐड लेस करेंगे, डेप्रिसिएशन ये वो डिफरेंट ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और अकाउंटिंग मेथोडोलॉजी में डिफरेंस की वजह से वो हम ऐड लेस करेंगे, जिसका आ जाएगा। इस तरह कैपिटल गेन है, अगर आपके कैपिटल एसेट है उसकी आपने डिस्पोजल की है, कास्ट लेस करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे, उसमें से जो एग्जाम्प्ट निकाल देंगे या टाइमिंग है तो उसके मुताबिक कर लेंगे। उसके बाद इन हेड में अगर इन किसी हेड में कोई चीज़ नहीं फाल करती तो वो फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में उसको शामिल करेंगे। जनरल रूल ये है कि ये सारी रेवेन्यू नेचर की होती हैं और कैपिटल नेचर की जो है वो टैक्सेशन में फाल नहीं करती अनलेस उसको लॉ ने स्पेसिफाई किया हो। लॉ ने अगर कैपिटल रिसीट को कहा हो ये टैक्सेबल होगी तो फिर वो टैक्स होगी। अगर लॉ ने नहीं कहा हुआ कहीं, जैसे कैपिटल गेन है, कैपिटल है, तो वो कोई कैपिटल नेचर की रिसीट है आपकी, अगर वो लेजिस्लेटर ने कहीं नहीं लिखा कि टैक्सेबल तो वो टैक्स नहीं होगी। अगर उसने लिख दिया है कि ये कैपिटल नेचर की भी टैक्स होगी तो फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में वो आ जाएगी। इसके बाद स्कोप ऑफ रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, जनरल हम देखें कि रेजिडेंट जो होता है उसकी वर्ल्ड इनकम हम देते हैं, दुनिया में कहीं भी हो, पाकिस्तान में भी हो या बाहर भी कहीं से भी अर्न की है तो वो पाकिस्तान में उसकी टैक्सेशन होगी, सब्जेक्ट टू के वहाँ का क्रेडिट जो ट्रीटी है या अदरवाइज है वहाँ टैक्स दिया है उसकी यहाँ की टैक्सेशन रेट होंगे और वहाँ की जो उसने टैक्स दिया है वो एज ए क्रेडिट मिल जाएगा और टैक्स लाइबिलिटी उसको इधर देना पड़ेगी। इस तरह जो नॉन रेजिडेंट है उसकी यहाँ टैक्सेशन सिर्फ पाकिस्तानी इनकम होगी, बाहर की इनकम जो है उसकी नहीं वो अपने मुल्क में देगा या जो ट्रीटी में जो भी लिखा होगा उसके मुताबिक। नेक्स्ट, अच्छा रिजीम जो है हमारी जो हम टैक्सेशन देखते हैं
तो इसमें एक तो नॉर्मल टैक्स रिजीम है, वो स्टैंडर्ड हम इनकम कैलकुलेट करते हैं अंडर 5 हेड, तो टोटल करते हैं, डिडक्टेबल उससे लेस करते हैं, फिर टैक्सेबल इनकम आ जाती है। टैक्सेबल पे जो जर्नल रेट है, जो जर्नल रेट इंडिविजुअल सैलरी के और हैं, इंडिविजुअल के और हैं, एओपी के वाले एओपी और बिजनेस इंडिविजुअल के अलग हैं और कंपनी के अलग हैं, वो रेट लगाते हैं, ग्रॉस इनकम कैलकुलेट करते हैं, फिर कोई क्रेडिट्स होते हैं वो लेस करते हैं, क्रेडिट के बाद जितनी भी डिडक्शंस हैं एडजस्टेबल ये वो उसके मुताबिक कैलकुलेट करते हैं। ये हमारी ये नॉर्मल टैक्स रजीम। इसके बाद मिनिमम टैक्स रजीम जो है नॉर्मल का ही पार्ट है, उसमें से कुछ चीज़ें टू दैट एक्सटेंट जितनी भी वो मिनिमम टैक्स होता है हम नॉर्मल के साथ कंपैरिजन करते हैं और कम से कम मिनिमम उतना हमने देना होता है। अदरवाइज ये सेल के अलावा कास्ट एक्सपेंस सारे नॉर्मल की तरह ट्रेंड होते हैं और अल्टीमेटली टैक्सेबल इनकम की नॉर्मल की तरह हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन मिनिमम कैलकुलेशन के लिए जो टोटल हमने टैक्सेबल कैलकुलेट की है उसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक नॉर्मल वाली, हम पहले टोटल पे देखते हैं कि टोटल पे ये टैक्स है और टैक्स का ये रेट बनता है आपकी टर्नओवर वर्सेस जो आपकी टैक्सेबल इनकम बनी है या टैक्स बना है, और इसमें से मिनिमम वाले कौन से उनका प्रोपोर्शनेट कितना बनता है और एक्चुअल मिनिमम जो डिडक्शन है वो कितना है, दोनों को कंपैरिजन करते हैं। टू दैट एक्सटेंट वो मिनिमम तक होता है, बाकी पे नॉर्मल लगता है। इस तरह उसकी कैलकुलेशन के फाइनल वाला इंडिपेंडेंट चलता है, वो टोटल में से मिनिमम और जो नॉर्मल अलग रखते हैं और फाइनल वाले की इनकम भी टोटल अलग होती है, उसकी टैक्सेशन भी अलग होती है, जो उसकी लाइबिलिटी होती है उसकी एडजस्टमेंट वगैरह अलग होती है। इसके बाद कुछ फिक्स टैक्स रजीम भी है, कुछ हम पहले प्रॉपर्टी वाला ही उसका रेट ही इंडिपेंडेंट सेपरेट दे जाते हैं। जब भी अभी जो रियल एस्टेट के लिए अलग आ गया तो कुछ वो इनकम को अलग करके सेपरेट रेट ही दे देते हैं और उस रेट के मुताबिक होता है। नॉर्मल में ही रेट डिफरेंस कर देते हैं। बाद दफा सेपरेट ब्लॉक टैक्सेशन है, सेपरेट ब्लॉक में वो नॉर्मल का ही पार्ट होते हैं, टोटल इनकम करते हैं, टोटल इनकम में से उस जैसे डिविडेंड या कोई चीज़ है उसको अलग दे दें कि उसका 20% रेट है, तो टोटल में ही ऐड होगा। जब टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करेंगे टैक्सेबल इनकम वो इनकम अलग कर लेंगे, बाकी इनकम पे स्टैंडर्ड रेट लगेंगे, उस पर उसका रेट लग जाएगा और फिर टोटल लायबिलिटी को कंबाइन कर लेंगे। नेक्स्ट, ये डिडक्टेबल अलाउंसेस है। जब हम कैलकुलेट कर लेंगे टोटल इनकम, टोटल के बाद टोटल इनकम आ जाएगी अंडर 5 हेड, तो ये चीज़ें हम उसमें से डायरेक्ट, जैसे ज़कात है, ये वर्कर वेलफेयर फंड है, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन है, अलाउंसेज है, प्रॉफिट एंड डेट की कोई चीज़ें, ये लेस करेंगे। लेस करने के बाद हमारी आ जाएगी टैक्सेबल इनकम। सर वर्कर वेलफेयर फंड में जो इस साल तरमीम आई है, प्रोविंशियल भी आप ले सकते हैं, जी जी, वो इस साल से 2021 से लागू हो। ये फर्स्ट डे ऑफ वो 2019 का वो है, तो वो 2000 फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2020 से ऑपरेट होगा। 6 माह के लिए जो भी आपकी ऑपरेटिव इस साल से हो जाएगा तो उसी तरह होगी। बतौर टैक्स क्रेडिट इनकम टैक्स रिटर्न में मैं 21 के रिटर्न में उसका टैक्स क्रेडिट ले पाऊंगा? अगर आपने वैसे तो पहले है कि आप कल है इस फाइनेंस एक्ट में आया ना, वो तरमीम आई है 60। नहीं, वो वैसे भी आप ले सकते हैं अगर आपने दिया है। पहली बात तो है कि ये डिडक्शन तो आप एक प्रोविजन होती है, एक पेमेंट होती है, वो पेमेंट बेसिस पे। पहली बात तो आपने पेमेंट की नहीं होगी, ये इनकम कैलकुलेट करेंगे तो उसके ऊपर आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अगर आप उसकी प्रोविजन डालेंगे भी तो रिवर्स करना पड़ेगी, तो ये अगले साल से होगा। अभी आपने किसी ने पे किया होगा क्योंकि इनकम डिटरमिन नहीं हुई, वो कनेक्टेड है विद द इनकम, ठीक है। अगर आपने एडवांस दे दिया है कोई उनकी पॉलिसी के मुताबिक कि उन्होंने आपने एवरेजिंग वाला नोटिस दे दिया है, आपने एडवांस दे दिया है, तो फिर आप कर सकते हैं। अगर आपने एडवांस नहीं दिया तो पहले इनकम कैलकुलेट होगी, इनकम कैलकुलेट होके फिर उस पर कैलकुलेट होगा, पहले इनकम आएगी तो कैलकुलेशंस होंगी ना। इसकी जो अमेंडमेंट आई है वो अभी क्या है एप्लीकेशन में, अब पीछे जो रिटर्न हम लोग अभी जिक्र कर रहे हैं इंडिविजुअल की रिटर्न का, पहले ये सारी कॉर्पोरेट रिटर्न्स पे ही चलता है, अब जाके स्टार्ट हो गया ये क्या चीज़? उसकी एप्लीकेशन अपकमिंग जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है उसमें स्टार्ट होगा। नहीं, वो तो इफेक्टिव हो गया है ना फर्स्ट डे ऑफ जुलाई से, तो आप जिस साल की भी इनकम होगी उस पर वो कह सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। वो तो पिछले साल को भी एवरेज रेट बना के कर सकते हैं, वो तो नोटिस देंगे तो फिर कोई चीज़ होगी तो होगी। यहाँ आप उसकी टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं कि नहीं, ये एक अलग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पेमेंट बेस पे होगा, तो पेमेंट आपने अभी तक की नहीं, तो इसलिए पेमेंट जब भी करेंगे, जिस साल में करेंगे उस साल में उसको क्लेम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ एट द मैक्स आप प्रोविजन डाल सकते हैं, प्रोविजन डाल के आप ऐड बैक कर लेंगे। पेमेंट होगी तो वो लेस करेंगे, पेमेंट जिस साल में अगले सालों में करेंगे, इस साल तो होगी नहीं, की है किसी ने तो फिर वो कर सकता है, ठीक है।
ये प्रैक्टिकल इश्यूज हैं। आपने रिटर्न बनाने से पहले ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं आपने हर अपने क्लाइंट के लिए इन पे तो जो देनी है। सबसे पहले टर्नओवर डिक्लेरेशन जो है, आपने टर्नओवर एक सेल टैक्स में रजिस्टर है तो 12 महीनों की वो टोटल करें आप, ठीक है ना। वहाँ पुराना जो है आज इस साल से पहले वहाँ क्योंकि रिसीट या डिलीवरी विच एवर इज अर्लियर आपने रिकॉग्नाइज की है, और इनकम टैक्स में आपका अक्रूवल बेसिस है तो उसकी आप रिकन्सिलेशन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत आपने रिटर्न में क्या टर्नओवर शो की है, सेल टैक्स में आपने क्या शो की है, अब अकाउंटिंग फाइनल अकाउंट आपके बने हैं तो आपने वहाँ शो क्या की है, तीनों का कंपैरिजन करें, फिर बाहर बंदा उसको डाल दें। उसके बाद फिर आप जितने आपके बैंक्स हैं, जी बैंक क्रेडिट एंट्रीज जो हैं, जितने बैंक्स हैं उसकी समरी बनाएं। समरी बना के देखें ओपनिंग बैलेंस कितना है और क्रेडिट कितने और डेबिट कितने और क्लोजिंग बैलेंस कितना है, और तमाम बैंक के क्रेडिट बैलेंस ऐड कर लें। क्रेडिट बैलेंस ऐड करके फिर उसको भी उस चीज़ सेल से आप मैच करें कि कितने डिफरेंसेस हैं। वो डिफरेंसेस आपके हो सकता है इंटर बैंक ट्रांजैक्शन हो, एक बैंक से आपने दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र किए हो, वो उसमें से निकाल लें, रिकॉन्सिलेशन बना लें, या आपके कोई डिसऑनर चेक हो, इंटर बैंक हो, या लोन हो, या कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो, वो आप देख लें कि कौन कौन सी चीज़ें सेल नहीं हैं। बात तो ये भी है कि सर्विसेज वाली हैं, वो सेल टैक्स गुड्स पे सर्विस की आपकी रिसीट आती है तो वो उसे रिकनसाइल कर लें। इसलिए इन चीज़ों को सारी PRA की अकाउंटिंग भी और वो सारा सब के साथ आप पहला स्टेप जो है जो भी है टर्नओवर रिकनसाइल करना ज़रूरी है, उसको देख लें ताकि मैचिंग कर लें, डिफरेंशियल को एडजस्ट जो भी जैसे भी करना है, ताकि रिटर्न फाइल करने से पहले आप क्लियर हों। कल को आपको नोटिस आएगा 111 का कि इतने इतने डिफरेंस है, क्यों ना 111 1D में कंसीलमेंट में या उसमें मैं ऐड कर लूँ, तो उस वक्त आप डिपार्टमेंट करता ही ऐसे है तो आंखें बंद आपने पहले ही ये बनाया हो, पहले रिकन्सिलेशन की हो सारे बैंकों के ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, सारे क्रेडिट को टोटल करें और इसे मैच कर लें, डिफरेंशियल देख लें क्या क्या है। तो पहले ही आप माइंड मेकअप कर लें और अपना रिकॉर्ड प्रॉपर रख लें। तो पहला स्टेप जो है हमें जो प्रैक्टिकली करना है, PRA में अगर रिटर्न देते हैं उसको भी, सेल टैक्स रिटर्न देते हैं उसको भी, और जो आपकी इनकम टैक्स में है वहाँ भी, और फिर अब तो इस साल तो 165 वाली रिकन्सिलेशन भी साथ ही चाहे जाननी है, आई नहीं है अभी, लेकिन वो भी जाननी है तो उसको भी रिकन्साइल कर लें, क्योंकि वो रिसीट बेसिस पे ये हमारी जितनी है ये आपकी अक्रूवल बेसिस पे, तो वो ये चारों पांचों स्टेटमेंट जो हैं वो सारी आप इनको बैंक के साथ, सेल टैक्स रिटर्न के साथ, PRA अगर सारे पाकिस्तान में ही है, अब सिंध में भी है, इस्लामाबाद में ही है, बलूचिस्तान में, सारों की सेल सर्विसेज की अलहदा 12 महीनों की इकट्ठी करें, सेल ऑफ गुड्स की अलहदा सारे महीनों की इकट्ठी करें, और फिर इनकम रिटर्न में को क्या फिगर देनी है, फिर उधर आपने अकाउंट्स बनाए तो उसमें क्या फिगर है, तो बैंकों में क्रेडिट क्या है, तो सारों को आप रिकनसाइल करके चेक करके रिकॉन्सिलेशन बना लें। ज़रूरी नहीं कि सारों की एग्री हो, एग्री करने के लिए रिकॉन्सिलेशन मेथोडोलॉजी जो है, क्योंकि सारों में टाइमिंग डिफरेंस है, तो टाइमिंग डिफरेंस को कैसे रिजॉल्व करना है, या नेचर ऑफ वो रिसीट डिफरेंस है, जैसे कैपिटल रिसीट्स हैं आपकी, जैसे लोन शोन है, या इस तरह की चीज़ें हैं, किसी में एडवांस है किसी में दूसरी चीज़ें हैं, तो वो सारी आप रिकनसाइल कर लें। उसके बाद परचेज डिक्लेरेशन, परचेज आपने इंपोर्ट की है, इंपोर्ट में वैल्यूएशन कुछ और है, ठीक है ना, एक्चुअल पेमेंट आपने कुछ और दी है, वहाँ इंपोर्ट की दें, लोकल देखें, मेथोडोलॉजी क्या है, टैक्सेस शामिल हैं, ड्यूटी शामिल है, वहाँ करने हैं नहीं करने, तो वो ग्रास नेट अमाउंटें जो हैं वो आप वो ये भी इसी तरह ही आप जो परचेज गुड्स की है वो सेल टैक्स रिटर्न में आपने शो की है, कुछ एग्जेम्प्ट भी हैं उसको भी टोटल करें, वो सारी करके इंपोर्ट की अलहदा, लोकल की अलहदा, उसको फिर रिकनसाइल कर लें, और उसको अकाउंटिंग में आप क्या दी है, या आपकी इसकी पेमेंट से आपकी कितनी है, बात हो गया पेमेंट है तो आपकी कम है, ये ज़्यादा है, या वो ज़्यादा है तो ये कम है, तो आपकी पेमेंट भी दी है, सेल भी दी है डिफरेंट, ये भी हम ऐड करते हैं। तो ये वाला आप रिकनसाइल PRA का या कस्टम का ये सारे रिकॉर्ड जो है इसको आप GD वाइज उसकी इंपोर्ट की बना लें, टैक्सेस ले लें, ड्यूटी शूटी सब करके, और फिर देख लें आपने वैल्यूएशन कितनी हुई है और एक्चुअल पेमेंट की है कितनी है, उसको भी रिकनसाइल कर लें, और इधर देख लें आपने क्या बुक की है। तो यहाँ आपने जो एक्चुअल कास्ट इनकम
अगर होती है, नेसेसरली होती फॉर ब्रिंग टू द प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन, तो वो वाली आपने लेनी है। अननेसेसरी कास्ट या जो कोई दूसरी है वो आपने वहाँ नहीं लेनी। तो आप वैल्यूएशन डिफरेंस जो है वो भी रिकन्सिलेशन का पार्ट बना लें। ये ना हो कि इम्पोर्ट पे आप वैल्यूएशन जो हुई है वही आप कास्ट का पार्ट बना दें। वो कहेंगे ये तो आपने पैसे नहीं दिए तो कास्ट कैसे आ गई, तो डिफरेंस वो ऐड कर लेंगे। तो ये इम्पोर्ट वाले और ये आपने रिकन्साइल करने। उसके बाद स्टॉक डिक्लेरेशन, आपने स्टॉक का भी बाज़ दफ़ा वो आपको नोट देते हैं कि स्टॉक जो है जी आपने एक तो सेल टैक्स में और है और आपका उधर जो इनकम टैक्स रिटर्न में और है, या अकाउंटिंग में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी वहाँ कुछ और दिया हुआ है। वहाँ स्टोर स्पेयर्स है, रॉ मटीरियल है, फिनिश गुड्स है, वर्क इन प्रोसेस है और दूसरे स्टॉक्स हैं, तो वहाँ कुछ और दिया हुआ है, तो यहाँ और है। तो यहाँ भी फिर रिकन्सिलेशन आती है कि एक तो यहाँ मेथडोलॉजी डिफरेंस होती है कि यहाँ एवरेज मेथड होता है सेल टैक्स में, वहाँ FIFO LIFO या एवरेज या कोई भी और मेथडोलॉजी से वो तो NRV होता है, कास्ट और NRV विच एवरेज लोअर मेथड, वो भी अडॉप्ट करते हैं। तो इसलिए उसको आप रिकन्साइल करते हैं। लेकिन क्वांटिटेटिव सेम होना चाहिए कि क्वांटिटेटिव यहाँ भी क्वांटिटी उतनी हो डिफरेंट पार्ट की, या जो भी आपके फिनिश गुड्स हैं, रॉ मटीरियल है, क्वांटिटेटिव डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इसमें भी उसमें भी तीनों हर एक जगह पे क्वांटिटी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, इधर वो एडिशन नहीं। दूसरा, पिछले साल का ब्रॉडफोर्ड ओपनिंग क्लोजिंग होता है। पिछली रिटर्न में आपने क्लोजिंग और लिखा है, यहाँ ओपनिंग और कुछ लिख दिया, इस पर भी वो नोट देते हैं। तो इसको भी आपने देखा है कि पिछले साल जो रिटर्न में आपने दिए हुए हैं क्लोजिंग बैलेंसेस वो इस साल के ओपनिंग होने हैं, तो वो डिफरेंस ना हो, वहाँ कुछ और हो यहाँ कुछ और ना हो, वो फिर कंप्यूटर खुद ही हाईलाइट कर देगा कि ये वाला डिफरेंस है। तो इतना सब कुछ डिफरेंस होगा तो उतना फिर आपकी इंटरस्टेटेड इनकम जो होगी। अक्रूवल सिस्टम और उसका आगे पेमेंट रसीड इन स्टेटमेंट 115(4) तो अब ख़त्म हो गई। रिकन्सिलेशन ओपनिंग क्लोजिंग जो एक फाइनल वाले हैं या आपके दूसरे हैं, तो उनको भी आप साथ अकाउंट फॉर कर लें, क्योंकि फाइनल वालों में यूजुअली इनकम तो इधर आई होगी, तो बाज़ दफ़ा आप रिवर्स वर्किंग में इनकम बनाते हैं, आप वो ना बनाएं, बल्कि आप सीधी जो उसकी आपकी अलहदा 3 कॉलम है, एक टोटल का कॉलम है, एक नॉर्मल का, एक फाइनल का है। तो फाइनल वाली जितनी इनकम होगी वो अकाउंट फॉर करें, क्योंकि आप 115(4) ख़त्म हो गई, तो अब वो आपकी इनकम उसी कॉलम में जो टोटल होगी उसको अकाउंट फॉर करें, और जो टैक्स दिया है उसको रिवर्स वर्किंग कैलकुलेट करके वो इनकम उसमें इंट्रोड्यूस ना करें। कंप्यूटेशन, ये वो मिनिमम वाली जिस तरह कंप्यूटेशन करनी है वो आगे हम देखेंगे। उसके बाद चेकिंग ऑफ फॉर कंसिलेशन ऑफ एसेट एक्सपेंसेस विद होल्डिंग टैक्स FBR MIS एंड अदर्स। तो ये इंक्वायरी करें, इंक्वायरी में जितने चलान हैं सारे लिस्ट करें, सेक्शन वाइज करें, और IMS वाला सिस्टम है उसमें आपकी जहाँ विद होल्डिंग है जिसने भी वो आपको सारे आ जाएंगे, वो सारे क्लेम करें। ये ना हो कि कुछ रह जाएं तो वो कहेंगे जी ये रह गए, तो वो फिर वो पकड़ लेंगे, वो कहेंगे ये चीज़ें खरीदी हैं। इसमें तमाम विद होल्डिंग जो है वो आप इंक्वायरी और MIS सिस्टम से डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करके, और सिर्फ एडजस्टमेंट के लिए नहीं बल्कि वो किस चीज़ पे डिडक्शन और विद होल्डिंग की है वो भी आपने अकाउंट फॉर करनी है। वो परचेज है, कैपिटल गुड्स हैं, व्हीकल्स है, लैंड है, बिल्डिंग है, क्या चीज़ है, तो उसको भी करस्पॉन्डिंग दोनों चीज़ों को। ये नहीं कि एडजस्टमेंट में तो आप डाल लें कितना मेरा टैक्स पे हो गया और करस्पॉन्डिंग एंट्री आप करें ही ना, तो दोनों को आपने चेकिंग करके करस्पॉन्डिंग वो एक्सपेंस है या वो एसेट है, लायबिलिटी है या इनकम है, क्या चीज़ है उसको भी काउंट फॉर करना है, और रेलेवेंट फिर उसका टैक्स आपने एडजस्टेबल है, फाइनल है, मिनिमम है, उसमें भी आपने रखना है। तो ये आपने उसके अकॉर्डिंग करना। इसके बाद इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, व्हीकल, बुकिंग शुकिंग का ये भी आप जब करते हैं तो ये भी उनके पास अब इंफॉर्मेशन आ जाती हैं। तो जितनी आपने कोई इनकी भी लिस्टिंग बना लें कि इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ये विद होल्डिंग हुई है, परचेज या सेल, तो उसकी आप व्हीकल की स्पेसिफिकली कर लें। वीज़ा कार्ड एक्सपेंसेस, वीज़ा कार्ड आप देते रहते हैं धड़ाधड़ कि ये इतनी पेमेंट कर दी थी, और एक्सपेंस में थोड़े थोड़े आप शो कर देते हैं, तो उसको भी आप रिकन्साइल कर लें कि सारे साल में आपने वीज़ा कार्ड की कितनी पेमेंट है, तो वो पेमेंट आप एक्सपेंस जो डिक्लेयर कर रहे हैं वेल्थ स्टेटमेंट में उससे रिकन्साइल होते हैं कि नहीं, और वो नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, क्या आपके पर्सनल नेचर के हैं या वो बिज़नेस के हैं, तो फिर बिज़नेस में अकाउंट फॉर करें। फिर यहाँ बिज़नेस के एक्सपेंस है वहाँ उसको वो ले लें, अपने कैपिटल की तरफ से डाल लें या ड्राइंग डाल के फिर डाल लें, या इधर फिर उसको भी टोटल लेके उसको भी आप रिकन्साइल कर लें, क्योंकि आजकल उनके पास ये भी इंफॉर्मेशन सारी है, क्योंकि आपकी बैंक स्टेटमेंट में भी आपने चेक दिया है वहाँ भी है, वहाँ से भी पेमेंट गई है, तो वो वाला इसको आप अकाउंट पर कर लें।
फॉरेन लोकल एजुकेशनल एक्सपेंसेस, अगर आपके बच्चे या कोई और बाहर है गया हुआ है उसकी आप पेमेंटें करते हैं या एक्सपेंस है लोकल भी, तो उसके भी डिडक्शन भी होती है, अदरवाइज भी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। इस तरह क्लब मेंबरशिप एक्सपेंसेस हैं, फॉरेन ट्रैवलिंग है, अगर आपकी टिकट ली है उस पर भी विद होल्डिंग होती है, वो भी सारी इन्फॉर्मेशन आती है, वो भी एक्सपेंस में, बिजनेस में या पर्सनल में वो ज़रूर कर। इसी तरह इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस है तो उसका भी आप देख लें, वो भी सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास आ जाती है। स्टैम्प पेपर परचेज ये इम्पॉर्टेंट है, आप वैसे स्टैम्प पेपर परचेज करते हैं आप सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है। वो स्टैम्प पेपर से कि ये आपने लिखा, उसके सारे पार्टिकुलर आपने लिखे रहते हैं कि ये मैं ये चीज़ खरीदा हूँ, गिफ्ट है या ये है, इवन दो आपने एग्जीक्यूट ना किया हो, एग्रीमेंट ना किया हो, उनके पास इन्फॉर्मेशन उसकी है सारी। वो कहेंगे ये इसकी क्लैरिफिकेशन दे, नहीं तो हम ये एसेट या ये चीज़ें आपकी हेल्थ में ऐड करते हैं। तो मैंने वाकईतन खरीदने के बाद ट्रांसफर नहीं कराई प्रॉपर्टी, तो क्या रिकंसाइल करा? आपने नहीं रिकंसिलेशन प्रॉपर्टी होगी आपने, वो तो ठीक है, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगी ना। मकसद ये है कि आपने कोई किए परचेज है तो उसका रिकॉर्ड पहले देख लेना, मैं कुछ किया है कि नहीं, तो खाली दिखाना फिर ये मैं परचेज कर ये स्टाम्प खरीदा था, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, खाली पड़ा हुआ है, पीस ऑफ पेपर की तरह होगा फिर। हाँ जैसे भी किया तो कुछ ही ना, तो उन्होंने कहा खाली पड़ा है ये आप ले लें, उन्होंने कहा ये आप ले लें ना, ऐसे ही है। ठीक है ना, मैंने किया था आगे काम नहीं किया है, खाली अभी भी आप देख लें, उसके पीछे लिखा होगा, आप वहाँ से भी कंफर्म कर लें मैंने खरीदा है, लेकिन अभी इस पर ना लिखा गया है, ना इसका कोई आथर है, ना विटनेस है, ना रजिस्टर्ड हुआ है कि अगर अदरवाइज काम जरूर है सर जी। जब हम लोग ई फॉर्म पंजाब साइट की साइट से जमा कराने के लिए जाते हैं ना, तो पर्टिकुलर जब फिल कर रहे हैं वही मैं कह रहा हूँ ना, पे आपको कुछ ना कुछ आप सारा देना पड़ता है। नहीं वही मैं कह रहा हूँ, वहीं से तो उन्होंने लिया है, उसमें आपने सब कुछ लिखा हुआ है, उसमें आपने शाम किसने लिया है, क्या चीज़ है, डिस्क्रिप्शन क्या, आप उसमें क्या करना चाहते हैं, कौन सी ज़मीन है, कौन सी लैंड है, या क्या लेना चाहते हैं, उसमें सारा कुछ आपने लिखा हुआ है। उसके बगैर हाँ नोटिस आए हैं लोगों को ना, उस पर बहुत से नोटिस आए हैं। एक तो है ना स्टाम्प, एक स्टाम्प के पार्टिकुलर्स पहले आपने दिए हैं जो स्टाम्प इशू हुआ है, तो जो आपने दिए हैं वो नोट कर लेना कि आपने कहा मैं एग्रीमेंट टू सेल करता हूँ, उसमें प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन भी आपने लिखी होगी, फलां प्लाट है फलां से लेना है, पार्टी का भी नाम लिखा होगा, तो वो फिर आपने वो स्टाम्प के सारे पार्टिकुलर वो आपको कन्फ्रंट कर देंगे कि इस ये ऐसे में बात यही कर रहे हैं। अच्छा हमने पर्टिकुलर्स फिल करके रख लिए, स्टैम्प को हमने लेके रख लिया, बट बात है ना ट्रांजैक्शन टेक प्लेस, वो वही मैं कह रहा हूँ ना, अब एक्सप्लेनेशन आपने दे दी है, आपने स्टाम्प पेपर देना, ये लिखा नहीं गया, ये प्रॉपर्टी उसी के नाम ही है, मेरे पास है ही नहीं, एग्रीमेंट टू सेल भी नहीं हुआ, तो मैं पैसे भी नहीं दिए, पैसे दूंगा तो फिर मैं एडवांस शो करूंगा, वो मैं कहूँगा एडवांस टू उसको दूंगा कि एडवांस टू अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मैं एसेट शो करूंगा, वो एडवांस फ्रॉम लिखेगा और लायबिलिटी शो करेगा, मैं तो वो भी नहीं दिए, एग्रीमेंट टू सेल भी नहीं हुआ, अगर मैं पेमेंट करूंगा तो मैं कोई एसेट या आउटफ्लो इनकम होगी तो जाएगी तो वो करेगा ना, जब वो अक्कर ही नहीं हुआ अभी वो आपके पास उसको तो नहीं पता कि अगर हो गया है कि नहीं हुआ, कि किस स्टेज पे है, हो सकता है पैसे आपने सारे दे लिए हो, रजिस्ट्री ना कराई हो, तो रजिस्ट्री तो अगले साल आएगी, तो अगले साल डिडक्शन होगी, लेकिन स्टाम्प से पता चल गया कि इस साल कुछ ना कुछ हुआ है, तो उन्हें कन्फ्रंट कर देंगे, अगर आपने कुछ नहीं शो किया तो आपसे पूछेंगे, तो आपने एक्सप्लेन देनी। इसलिए स्टाम्प वाला जो है ये एरिया भी आपने जो जितने भी क्लाइंट हैं उनसे पूछ लेंगे स्टाम्प को खरीदें भाई, खरीदें या घर रखें या क्या हुए, मेच्योर हुए कि नहीं हुए, तो ये बेसिक ये हमारे प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स हैं इनको हमें सामने रखते हुए पहले इस पे कमांड करनी है, पार्टी से भी ये इन्फॉर्मेशन लेनी है, बैंक सारे ये सारी इन्फॉर्मेशन सारी उसको दे दे, ये ले ले और फिर अपना माइंड मेकअप करके फिर रिटर्न की। अब हु इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न, सबसे पहले कंपनी है, फिर जिसकी टैक्सेबल इनकम जो मैक्सिमम लिमिट है 5 लाख है, आजकल 4 लाख है, 4 लाख से जिसकी ऊपर है या उसमें से कोई लेस चेस होंगे तो उसने फाइल करनी है। एनपीयू है 236 में अप्रूवल लेना होती है, जो डिफाइंड है वो उसने लेनी है। उसके बाद वेलफेयर इंस्टीट्यूशन जो है इन्होंने लेनी है। एवरी पर्सन हुज इनकम
फाइनल टैक्सेशन में उसने देनी, उसने फाइल करनी है। इसके अलावा पिछले 2 सालों में जिसने रिटर्न फाइल की है उसने फाइल करनी है। उसके बाद जिसने कैरी फॉरवर्ड लॉस क्लेम किया उसने करनी। इमूव प्रॉपर्टी 5 अंडरसिक्योर्ड यार्ड प्लाट है या कोई भी फ्लैट है उसके पास इस्लामाबाद में या कंटोनमेंट बोर्ड में या मेट्रोपोलिटन में या रेटिंग एरिया में 500 है या 2000 का कोई फ्लैट है रेटिंग एरिया में, तो उन्होंने फाइल करनी है। नेक्स्ट, मोटर व्हीकल 1000 सीसी से अबव है उसने करनी है। जिसने एनटीएन लिया हुआ है उसके लिए मैंडेटरी है। कमर्शियल इंडस्ट्रियल कनेक्शन जिसके पास है 5 लाख का एनुअल बिल से ज़्यादा है तो उसने फाइल करनी है। उसके अलावा ये डिफरेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, बार्स हैं, पंजाब बार है, आई कैप है, इधर उधर जितनी भी एसोसिएशंस हैं उनमें जो रजिस्टर है उन्होंने फाइल करनी है। उसके बाद रेजिडेंट रिक्वायर फाइल फॉरेन एसेट जिसके फॉरेन इनकम और एसेट हैं और लिमिट से अबव है उन्होंने फाइल करनी है। या कोई भी बोर्ड नोटिफाई जिसका कर दे बंदे को उसने करनी है। जिसकी 3 लाख से ज़्यादा हो, 4 लाख से ज़्यादा ना हो उसने भी फाइल करनी है। ये पर्सन हैं जिन्होंने रिटर्न फाइल करनी है। ये पर्सन है जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं करनी। इसमें विडो है, आर्फन है 25 साल से काम वाला, डिसेबल है या इमूल प्रॉपर्टी है नॉन रेजिडेंट की तो इसने नहीं फाइल करनी। ये 115(4) वाली स्टेटमेंट ख़त्म हो गई है। ये 4 बंदे हैं जिनकी फाइल नहीं करनी। सब क्लास 3, 4, 5, 6 हाँ इस हद तक ही ना, बाकी करनी है। अगर हाँ इनकम अर्न करेंगे तो फाइल करनी है। ये क्लासेस जो हैं यहाँ ये टू दैट है, अगर बाकी चीज़ें लगती नहीं उस पर ये क्लासेस लगती हैं इसकी वजह से उन्होंने फाइल करनी है तो फिर ये फाइल नहीं करेंगे। बाकी अगर उनकी रेजिडेंट की नॉन रेजिडेंट है उसकी इधर इनकम है बहुत ज़्यादा जो टैक्सेबल है, अर्न की है, प्रॉपर्टी उसकी मूल है ही नहीं, इट डज नॉट मीन कि उसने फाइल नहीं करनी, फिर उसने फाइल करनी। वो जो कंडीशन ऊपर हमने डिस्कस की हैं उनमें सिर्फ ही मूवल की वजह से उसने फाइल करनी है तो फिर नॉन रेजिडेंट फाइल नहीं करेंगे। हाँ इनकम अर्न नहीं कर, फिर इनकम होगी तो फिर इनकम में फाइल कर जाएगा ना। अब ये रिटर्न की डेफिनेशन कि रिटर्न क्या है क्या, तो इसमें प्रेस्क्राइब फॉर्म है, विद नेक्चर है, स्टेटमेंट है, डॉक्यूमेंट है, प्रेस्क्राइब। डिफरेंट रिटर्न में बी प्रेस्क्राइब फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ पर्सन और पर्सन इंक्लूडिंग एफटीआर। हर एक के लिए अलग अलग भी रिटर्नें हो सकती हैं। ऑल रेलेवेंट पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन बी फिल्ड एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग बी कंप्लाइड विद। ये दूसरा रिटर्न का पार्ट ये होगा। साइंड बाय द इंडिविजुअल आर रिप्रेजेंटेड। तीसरी कंडीशन हो रही है कि ये साइन हो। अकम्पनीड विद एविडेंस ऑफ पेमेंट, प्रूफ ऑफ पेमेंट जो आपने टैक्स देना वो साथ होना चाहिए। अकम्पनीड विद वेल्थ स्टेटमेंट रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 116। अकम्पनीड विद फॉरेन इनकम है 116A। इसमें रिकॉन्सिलिएशन मेंशन नहीं है, ठीक है, तो नहीं तो अदर हर जगह रिकॉन्सिलिएशन भी साथ लिखी। वैसे वेल्थ स्टेटमेंट का पार्ट ही रिकॉन्सिलिएशन है। सर एक क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस करते जाएं या सर कर ले कोई मतलब। सर इसमें पॉइंट नंबर सी है जो साइंड बाय इंडिविजुअल और रिप्रेजेंटेटिव अंडर सेक्शन 172। सर आगे इसका आंसर आगे आ जाएगा, ये अगले में। ठीक, मेरा क्वेश्चन था ये, वो ऑनलाइन फाइल करेंगे तो उसकी जरूरत नहीं ना, आगे वो डीम टू बी रिटर्न होगी ना, वो रिटर्न की डेफिनेशन है। फाइलिंग के लिए उसको मिट कर दिया गया या डीम टू बी जिसने फाइल की उसके सिग्नेचर का भी जिक्र कर दिया। हर क्वेश्चन का आंसर ऑटो पे आ जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन फाइलिंग जितनी भी हम करते हैं उसमें सिग्नेचर की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सिग्नेचर करवा के रख लें। सर रिटर्न का आपकी बात काट रहा हूँ, आपको याद है, आपको पता होगा सर, पहला पेज जो प्रिंट आउट निकलता है उस पे एक इबारत लिखी होती है, दिस इज नॉट अ वैलिड रिटर्न। आप देखिएगा पहले पेज में प्रॉपर पूरा पढ़ेगा, नॉट फाइलर, एक वर्ड प्रॉपर 2 लाइनों का लिखा होता है। एविडेंस फॉर फाइलर के लिए फाइलर से एक्सपेंसिव चलान तो देना है। हाँ यार किसी ने नहीं 2015 की रिटर्न फाइल कर दिया कि मुझे फाइलर बनाया। फाइलर के लिए नहीं है, रिटर्न वैलिड है। रिटर्न वैलिड इनवैलिड को हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। वो फाइलर के लिए नहीं है कि रिटर्न फाइल करने से वो ये नहीं कह सकता मैं फाइलर हूँ भाई, मेरा लिस्ट में नाम होना चाहिए। जो फाइलर नॉन फाइलर की कंसिक्वेंस अराइज होते हैं वो कहे जी वो मेरे पे नहीं लगते, वो टू दैट एक्सटेंट, ठीक है। ये नहीं है कि वो फाइल करके भी वो कहे नहीं फाइल की भाई, तो एक्नॉलेजमेंट किस चीज़ की फिर,
एक्नॉलेजमेंट होती है फाइलिंग की। पहले उसी सिंपल चार वर्ड्स को पहले पढ़ते हैं सिर्फ, और ये कहते हैं यार हमारी तो रिटर्न ही वैलिड नहीं है। नहीं, वो वैलिड नहीं है। टू फाइलर और नॉन फाइलर को डिफाइन किया गया कि फाइलर क्या होगा। वो रिटर्न कहते हैं फाइल करने से फाइलर नहीं है, और भी कंडीशनें हैं उसकी। फाइलिंग एक कंडीशन है, बाकी और कंडीशन है, ठीक है। तो इसलिए वो फाइलर की एक्सटेंट के ये फाइल करने से रिटर्न एक्नॉलेजमेंट जो है इसको ये नहीं ट्रीट किया जा सकता कि जिसने फाइल की वो फाइलर है, ठीक है। फाइलर को अलग डिफाइन किया गया, उसकी रिटर्न एंड कंडीशन। तो रिटर्न शैल बी वेरीफाइड इन द, ये आगे अच्छा ये साथ ही रूल भी है 34 रूल जो है। 34 रूल में बाकी चीज़ें तो वही हैं जो उसमें डिफाइन किया था। आखिरी इंपॉर्टेंट है कि जहां आपने इन केस ऑफ ए कंपनी रिटर्न ऑफ इनकम शैल बी अकम्पनीड बाय ऑडिटेड अकाउंट एंड रिकॉन्सिलेशन ऑफ प्रॉफिट एज पर अकाउंट एंड टैक्सेबल इनकम एज डिक्लेयर इन द रिटर्न। ये रिकॉन्सिलेशन आपसे अलहदा भी वो मांग सकते हैं कि आपके रिटर्न के साथ ये रिकॉन्सिलेशन अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या है और आपका टैक्सेबल क्या है उसकी रिकॉन्सिलेशन भी दे। वो बाद में आपको 122(3) का 120(3) का जहाँ डेफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन है उसका नोट दे देते हैं कि ये दें, बाकी वो उसी तरह। पैसे थे जो उन्होंने किया है कि आप देंगे रिकॉन्सिलेशन साथ देंगे, वो दूसरी रिकॉन्सिलेशन है। वो रिकॉन्सिलेशन है आपकी रिसीट की और अकाउंटिंग में जो इंफॉर्मेशन है वो एक और रिकॉन्सिलेशन है, सारी रिकॉन्सिलेशन नहीं है। वो रिकॉन्सिलेशन है कि आपने जो एक्सपेंस दिए हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, या कोई एसेट परचेज की हैं, एडिशनें की हैं, या कोई और है, वो है अक्रूवल बेसिस पे, जबकि आपने विद होल्डिंग देनी है पेमेंट या रिसीट बेसिस पे। तो दोनों को रिकॉन्साइल दें। जो रिकॉन्सिलेशन 44(4) की रिकॉन्सिलेशन है, 44(4) की नहीं हम रिकॉन्सिलेशन देते। वो 44 में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है और रिसीट की क्या है, रिसीट पेमेंट की क्या है, आपस में रिकॉन्साइल करके दें। जैसे परचेज की हैं तो आप परचेज पे तो विद होल्डिंग नहीं लगती, परचेज की जो पेमेंट होगी उस पर लगती है। तो आप उसमें से जितनी आप क्रेडिटर ओपनिंग क्लोजिंग लेस करें, लेस करके नेट पेमेंट निकालें और फिर उसके रिकॉन्साइल करके दें। इस तरह आपकी सेल्स हैं या कोई और एक्सपेंस है उसमें एडवांस 4 एडजस्टमेंटें होती हैं। एक ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर की, एक एडवांसेस की। ओपनिंग क्लोजिंग सप्लायर को आप एडवांस दिए भी हो सकते हैं, लिए भी हो सकते हैं, तो उनका डिफरेंशियल करके फिर नेट पेमेंट आप निकालते हैं, निकाल के फिर उसकी और पेमेंट उधर होगी। क्लियर? ये रूल 35 हैं डिफरेंट चीज़ों के, वेल्थ स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए वगैरह वगैरह। ये जैसे सेक्शन 114 और उसके हैं, ये उसके रेलेवेंट जो है रूल जो है, रूल में वो चीज़ें प्रेस्क्राइब हैं। नेक्स्ट, ये इलेक्ट्रॉनिक फर्निश के मुतल्लक है। बाई पोस्ट भेजनी चाहिए, हैंड ये वो वगैरह कहाँ भेजनी चाहिए। फिर बाद में अब तो इलेक्ट्रॉनिक मोड आ गया है, हर चीज़ ये इलेक्ट्रॉनिक है। जिसमें रिफंड क्लेम करना है, हर जिसका रिफंड है उसने, बाकी जिसकी सेल टैक्स रिटर्न है या दूसरी चीज़ें ये उसकी, ये हुई उसी की। ये मैंने इसलिए दिया है ताकि आपको पता हो कि कौन सा रूल कहाँ है। कि इलेक्ट्रॉनिक कोई पूछ लेगा इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग कहाँ लिखी है भाई, तो किस किस ने फाइल करनी है, तो इस रूल 73 को आप देख सकते हैं। तो उसमें से आप ढूंढ सकते हैं किस किस ने करनी। ठीक है, नेक्स्ट, ये सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली, तो जो आपके सिग्नेचर है ये रूल प्रैक्टिकली अप्लाई हो, जो प्रैक्टिकली अप्लाई हो रहे हैं, हमें पता नहीं, इसको पता होना चाहिए। उधर सेक्शंस हैं, इधर ये रूल्स हैं। ठीक है, जो सेक्शन है उसमें समराइज चीज़ें होती हैं, यहाँ इन डिटेल होती हैं कि उसको कैसे करना है, मोड मैनर मेथडोलॉजी गिवन होती है। तो इन सेक्शंस का कम से कम हमें पता होना चाहिए कि सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली, डॉक्यूमेंट जो इलेक्ट्रॉनिकली सर्व करने हैं वो इधर है। उधर 218 सेक्शन है जिसके तहत वो सर्व करते हैं। तो इधर ये है, दोनों को मिला के देखें तो आप देख सकते हैं। उधर जैसे रिटर्न अभी हम पढ़ रहे थे, साथ ही ये वाले फिर देखें। नेक्स्ट, फिर ये हाँ ठीक है, ये 14 नहीं उसने आगे अमेंडमेंट दी होगी ना। हाँ देखें अमेंडमेंट आ गई ना। वो पहले प्रोफाइल था, प्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया। प्रोफाइल में दिया होगा कि ये चीज़ें थी, तो अब उसको सब्स्टिट्यूट करके उसकी जब फाइनेंस एक्ट 2021 में ये बैंक अकाउंट है, ये बैंक अकाउंट को डिफाइन किया पहले।
तो ये 114A जो नया आया है, तो इसको 10A इसका जो डेफिनेशन है, तो इसमें बिजनेस बैंक अकाउंट जो है इसको डिस्क्लोज करना है। और ओरिजिनल फर्स्ट टाइम है तो ओरिजिनल 181 फॉर्म में ये करेंगे, ओरिजिनल नहीं है तो आप 30 सितंबर तक मॉडिफाई करके, बल्कि रिटर्न के साथ ही मॉडिफाई करके अपने बिजनेस बैंक अकाउंट जो है, जो आपकी पर्सनल वेल्थ स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होते बल्कि आपने कैपिटल में एसेट जो होते हैं, ये थ्रू माई अकाउंट माई प्रोफाइल करना है या 181 नहीं, जो प्रेस्क्राइब आपका प्रोफाइल होता है उसके अंदर शो हो जाएगा ना, उसको अमेंड करेंगे। और चेंज ऑफ पार्टिकुलर नहीं होते, माई प्रोफाइल नहीं करना। नहीं, वो आपने चेंज ऑफ पार्टिकुलर 181 का जो फॉर्म होता है, जो आप पहले फर्स्ट टाइम बनते हैं, तो उसमें आपको सारे पार्टिकुलर देते हैं ना, चीज़ें उसमें डिफरेंट है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, आप होलसेलर है, रिटेलर है, मैन्युफैक्चरर है, इम्पोर्टर हैं, एक्सपोर्टर हैं, बाकी पार्टिकुलर होते हैं, लोकेशन कहाँ है, रेंट डीड कहाँ है, बिजली के बिल क्या है, तो वहाँ आपके कहाँ ऑफिस हैं, तो वो सारी चीज़ें आप देते हैं। तो वहाँ ये आपने बिजनेस बैंक अकाउंट, पहले लास्ट टाइम भी मैंने इसकी बेसिस और रीज़न बताई थी कि बाद में लोग कंडक्ट उसको कर देते थे, क्योंकि अपनी वेल्थ में शो नहीं किया होता था, क्योंकि शो करना ज़रूरी नहीं है उसमें, क्योंकि वहाँ तो पर्सनल बैंक अकाउंट होते हैं। तो ये अकाउंट तो बिजनेस का पार्ट होता है। जब पकड़ा जाता था तो वो कहते ये तो मेरा बिजनेस अकाउंट है, तो बिजनेस अकाउंट करके सारे ट्रांजेक्शन बिजनेस में एसेट लाइबिलिटी ऊपर नीचे करके कैपिटल के साथ रिकनसाइल कर देते, तो इसीलिए वो कंसीलमेंट से बच जाते हैं। उन्होंने कहा आप डिस्क्लोज करेंगे तो वही बैंक अकाउंट बिजनेस बैंक अकाउंट समझा जाएगा। आप अपनी जो बैलेंस शीट बनाएंगे हम उसके अंदर उसी को समझेंगे, उसके अलावा जितने भी होंगे कंसील्ड होंगे। तो इसलिए इसमें बैंक अकाउंट जो होंगे उसमें ट्रांजैक्शन के लिए, और ये आपने डिस्क्लोज भी करना है उसके लिए। चलो हो जाता है तो ठीक है, क्योंकि यहाँ 181 लिखा हुआ है, यहाँ 181 ओरिजिनल या मॉडिफाई, लॉ में ये लिखा हुआ है, लॉ में उसका नहीं लिखा हुआ। अगर उसे होता है तो अलग बात है, लेकिन जो लॉ में लिखा हुआ ये है, इसलिए वहाँ जरूर कर दें, ठीक है ना। प्रोफाइल की जगह उन्होंने चेंज नहीं किया था बिजनेस बैंक अकाउंट, जो अमेंडमेंट आई थी उसी बात कर, ये वही तो पढ़ रहे हैं कि एक अमेंडमेंट आई है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 10A, उसमें डिफाइन किया गया, ठीक है। और 114 जो प्रोफाइल फाइल करना था 114A, उसकी जगह पे ये बैंक बिजनेस बैंक अकाउंट आ गया। अब उसकी पोजीशन ये है, ये 10A नीचे डेफिनेशन है, ऊपर जो है 214A है। 14A में क्या कहा है, एवरी टैक्सपेयर शैल डिक्लेयर टू द कमिश्नर the bank account utilized for the taxpayer for business transaction. Business bank account shall be declared through original or modified registration form prescribed under section 181. ये 114A, अब ये इसकी पोजीशन है। पहले वो प्रोफाइल वाली थी कि प्रोफाइल दें उसमें ये चीज़ें होंगी, अब उसकी जगह पे 114A की जगह पे अब ये उसका हेडिंग भी बदल गया है। पहले प्रोफाइल वाला हेडिंग था, अब क्या है, उधर है बिजनेस बैंक अकाउंट, तो सब्स्टिट्यूट हो गया, पहला डिलीट हो गया, उसकी जगह इसने जगह ले ली। नीचे इसकी बैंक अकाउंट की डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 2 का सबसेक्शन 10 है, उसमें भी वही बिजनेस बैंक अकाउंट मींस बैंक अकाउंट यूटिलाइज्ड बाय द टैक्सपेयर फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन डिक्लेयर टू द कमिश्नर थ्रू ओरिजिनल, वही उसी कोई डेफिनेशन भी वही है, और वो ये जो आपका डिक्लेरेशन वाला 214 है वो भी वही चीज़ है, ठीक है। इसको आपने ओरिजिनल में या मॉडिफाइड 181 फॉर्म में वहाँ मेंटेन करो, ठीक है। अब है कि हाउ टू व्हेन टू फाइल, टाइमिंग है। तो टाइमिंग में एक कंपनी है, एक नॉन कंपनी है, जिसका अकाउंटिंग ईयर एंड हो 1 डे ऑफ जनवरी से लेके 30 जून तक, कंपनी ने अगले दिसंबर 31 तक उसकी डेट है। और जिसका टाइम एंड अकाउंटिंग ईयर एंड हो 1 डे ऑफ जुलाई से लेके दिसंबर तक, तो उसने करनी अगले सितंबर तक। तो जो बाकी AOP इंडिविजुअल्स हैं वो सारे उन्होंने फाइल करनी है सितंबर तक, ये इसकी टाइमिंग है। काइंड ऑफ वॉलंटरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न है या कंपल्सरी फाइलिंग है। इसमें डेथ की सिचुएशन में लीगल हेयर को नोटिस दे सकते हैं, या लीव टू पाकिस्तान बाहर जाना चाहते हैं, कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस हो तो उसमें आप कर रहे हैं, या डिसकंटिन्यू आप बिजनेस 117 उस भी रिटर्न फाइल करनी होती है। एक आपको अगर एक तो आप खुद, हमने कहा था इन लोगों ने फाइल करनी है, वो खुद फाइल कर देते हैं, या वो खुद फाइल नहीं करते तो उस सिचुएशन में कमीशन नोटिस दे सकता है कि आप फाइल करें 114(4) में। या
अगर आपको कमिश्नर समझे कि किसी, आप समझे मेरा बिलो लिमिट है, तो कमिश्नर समझे कि आपकी रिटर्न जो है फाइल, आप उसकी ओपिनियन में आपकी इनकम टैक्सेबल है, तो वो आपको नोटिस दे देगा। तो फिर उस नोटिस में आपने फाइल करनी ज़रूरी, फिर बेशक नील की फाइल करें, आप पे मैंडेटरी हो जाएगा फाइल करना। और कितने, इसमें टाइम लिमिटेशन क्या है, पिछले 5 सालों की रिटर्न आपसे मांगी जा सकती है, लेकिन अगर पिछले सालों में किसी एक साल की आपने फाइल की हो, अगर आपने फाइल ना की हो तो फिर पिछले 10 सालों की मांगी जा सकती है। और जो जिसकी फॉरेन इनकम या वेल्थ हो उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं, ठीक है, उसकी किसी साल कब की भी मांगी जा सकती है। बेसिक ये मैंने पर्सन डाइड, बैंक, ये पर्सन हैज़ बिकम बैंकरप्ट हो गया, ये गोइंग लिक्विडेशन में जा रहा है, या लीव टू पाकिस्तान है, या कमर्शियल अदरवाइज कंसीडर करता है, ये 114(3) है। 14(4) मैंने उसी तरह एक्सप्लेन कर दिया, लिमिटेशन भी मैंने बता दी, ठीक है। अब 114(6) है, ये रिवीजन है, कैन रिटर्न बी रिवाइज, तो रिटर्न रिवाइज करना है तो ऑडिटेड अकाउंट, रिवाइज ऑडिटेड अकाउंट देने हैं, उसके बाद रीज़न ऑफ रिवीजन देनी है राइटिंग, उसके बाद अप्रूवल ऑफ कमीशन देनी है, टैक्सेबल डिक्लेयर्ड इनकम जो है, जो पहले थी उससे कम ना हो, लास्ट जो डिक्लेयर किया है उससे और बढ़ ना जाए, कम हो तो फिर ठीक है। इस तरह बाकी कंडीशन ऑफ अप्रूवल वो अप्लीकेबल नहीं होगी अगर विदिन 60 डेज आप फाइल करेंगे। इस तरह अगर वो 60 डे में आपको ग्रांट नहीं करता अप्रूवल, तो डीम टू भी हो जाएगी और वो ओपन हो जाएगा, आप उसको फाइल कर सकते हैं। तो उसके बाद 114(6) है, अगर आप वो फाइल करते हैं अपवर्ड है तो उस सिचुएशन में आप डिफॉल्टर चार्ज तो देना ही है, तो लेकिन उसके साथ आप फाइलिंग नोटिस से पहले देते हैं 170 और 119(9) से पहले देते हैं, तो इसमें आपकी पेनल्टी 20, इसमें कोई पेनल्टी नहीं, इसमें कोई पेनल्टी नहीं होगी, डिफॉल्टर चार्ज होगा। अगर आप 170 के बाद और 122(9) से पहले देते हैं तो 25% है, अगर आप 170 और 122(9) के बाद देते हैं तो आपने पेनल्टी 50% देनी। तो इस तरह आपका डिपॉजिट टैक्स आफ्टर शो काज नोटिस डिफॉल्टर चार्ज 50 पेनल्टी, नोटिस रिटर्न साइंड ऑन बिहाफ द पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी साइंड बाय द पर्सन और अंडर द अथॉरिटी, उसने खुद नहीं भी साइन की, किसी ने अथॉरिटी की है तो डीम टू बी साइंड समझी जाएगी। उसके बाद ये जब रिटर्न आप रिवाइज करेंगे तो ये डीम्ड ऑर्डर, अमेंडेड डीम्ड ऑर्डर होगा अंडर सेक्शन 122(3). तो ये पहले वो 120 का ऑर्डर था, अब जब आपने रिवाइज की तो 120 के ऑर्डर से निकल के अमेंडेड ऑर्डर हो गया 122(3) का। अब उसको रीओपन के लिए फर्दर अमेंडमेंट वाला 122(4) लगेगा, 122(1) नहीं लगेगा। 122(1) जो है ओरिजिनल अमेंडमेंट में और 122(4) जो है फर्दर अमेंडमेंट से, तो उसमें फर्दर अमेंडमेंट में वक्त चला जाएगा। उसके बाद टाइम एक्सटेंशन, ये 114, 117 वेल्थ स्टेटमेंट, ये अगर आपने रिटर्न फाइल, इन तीनों का आप एक्सटेंशन ले सकते हैं। ग्राउंड ऑफ एक्सटेंशन पाकिस्तान में नहीं है, सिकनेस है, मिड है या अदर रीजनेबल काज बियॉन्ड योर कंट्रोल है, इसमें आप ले सकते हैं। कमिश्नर को आप दे सकते हैं, 15 दिन को आप दे सकता है, एक्सेप्शनल हो तो ज़्यादा भी दे सकता है, अगर वो ना दे तो आप चीफ कमिश्नर के पास जा सकते हैं और कमिश्नर चीफ कमिश्नर दे सकता है। और इसके अलावा 214(a) जो बोर्ड भी एक्सटेंशन कर सकता है, ठीक है। डिसकंटिन्यू ऑफ बिजनेस है, अगर आप कोई बिजनेस डिसकंटिन्यू करें तो आप 15 दिन के अंदर अंदर आपने नोटिस देना है डिपार्टमेंट को कि मैं बिजनेस डिसकंटिन्यू किया है और आइंदा मैं इसकी रिटर्न फिर आपने फाइल नहीं करनी। या कमिश्नर किसी को समझे कि इसने डिसकंटिन्यू किया है तो वो भी आपको नोटिस दे सकता है कि आप उसकी स्पेशल फिर रिटर्न होगी। और जिस साल में डिसकंटिन्यू किया है उस साल की 1 जुलाई से स्टार्ट होगी और जब तक भी वो चलेगा, 1.5 साल भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है। अगर उसने रिटर्न फाइल नहीं की हुई, अगले साल में किया है तो उस साल के पहले साल से स्टार्ट होगा। उसकी रिटर्न ज़्यादा पीरियड की भी हो सकती है, कम पीरियड भी की हो सकती है, और एक ही उसको सेपरेट टैक्स ईयर और सेपरेट रिटर्न ट्रीट किया जाए। इफेक्ट ऑफ कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। अब आपने रिटर्न जब फाइल कर दी तो वो एक डीम्ड ऑर्डर होगा अंडर सेक्शन 120, तो 120 में डीम ऑर्डर हो जाएगा। अगर उसको वो अप्रेज करेंगे डिपार्टमेंट,
अगर वो समझे उसमें डेफिशिएंसीज हैं तो आपको एक नोटिस देंगे कि ये शॉर्ट कमिंग है, तो ये चीज़ें साथ अटैच नहीं, या फिलिंग है, ये अकाउंट नहीं अटैच, तो आपको नोटिस देंगे। अगर आप नोटिस का आप रिप्लाई दे देंगे जो टाइम स्पेसिफाइड है विद इन 30 या 15 दिन में, तो वो फिर कंप्लीट ट्रीट हो जाएगी। अगर वो आप रिप्लाई नहीं देंगे विद इन दैट टाइम तो वो फिर वो इनवैलिड रिटर्न हो जाएगी, इनकम्प्लीट होगी, और इनकम्प्लीट के इनवैलिड होगी जैसे आपने फाइल ही नहीं की। अगर वो विद उसमें प्रेस्क्राइब टाइम है 6 माह, जब वो साल एंड होगा उसके बाद आगे 6 महीने हैं, उस वक्त जो प्रेस्क्राइब टाइम है 120(5) में, तो विद इन दैट अगर उसने नोटिस नहीं दिया वो फिर डीम टू बी कंप्लीट होगी, फिर उसके बाद वो नोटिस भी नहीं दे सकेगा। फिर उसमें डेफिशिएंसीज भी हैं तो वो भी उसी तरह होगी। लेकिन ये डेफिशिएंसीज और एपरेट मिस्टेक एक सेपरेट चीज़ है, ठीक है। डेफिशिएंसी होती कोई चीज़ नहीं लगाई, लेकिन कोई एपरेट मिस्टेक्स हैं, डेप्रिसिएशन गलत कैलकुलेशन है या दूसरी चीज़ें हैं, तो उसके लिए रेक्टिफिकेशन का 221 है, वो रेक्टिफिकेशन भी कर सकता है। या मैडम एक क्वेश्चन ये यही वाला सेक्शन 126 वाला सर, जिसमें हमने लिखा है ये सर नंबर 6 है, ऊपर सर ऊपर 126 नोट से आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच रिटर्न वाज फर्निश्ड। हाँ, जब आपने उससे 180 डेज स्टार्ट होंगे, ठीक हो गया, 6 महीने का ये टाइम पीरियड आप कहते हैं। हाँ जी। अब आपने रिटर्न जब भी फाइल की है वो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा तो वहाँ से काउंट होंगे। पहले ऐसे ही होता था, पुराने में ऐसे होता था, जिस दिन रिटर्न फाइल की थी उस दिन से काउंट होता था। तो फिर उन्होंने कहा ये तो बड़ा थोड़ा टाइम है, उन्होंने कहा ये आप जिस साल में आपने रिटर्न फाइल की उसका फाइनेंशियल ईयर जब एंड होगा वहाँ से स्टार्ट करेंगे 6 माह। क्लियर? जैसे नॉर्मली सर डिपार्टमेंट वाले तो फिर पिछले 2-3 साल के भी इकट्ठे देते हैं। नहीं, 18 माह भी हो दे दें, देखें 6 महीने 1 दिन भी हो सकता देखो ना, ऐसे समझिए, अगर आपने सितंबर में फाइल की तो ये एंड होगा अगले 22 में, 22 से 6 माह लगा लें, कितना पीरियड हुआ? 6 माह वो 9 माह, ये 9 और 6 कितने हो गए? 15 महीने ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास है। 15 महीने में कर सकता, 15 में नहीं करेगा फिर नहीं कर सकता। और अगर 29 जून को फाइल कर दिए, हाँ, तो फिर वो 6 महीने, ठीक है ना। ये आपने 1 जुलाई को कर दी जिस दिन आया है, फिर 2 साल हो ठीक है जी। तो उस अकाउंट का एंड ऑफ ईयर से करना है जब भी आपने रिटर्न फाइल की, तो फिर नहीं कर सकते। उसके बाद ये बाकी ये पेनल्टी शनल्टी हैं जो आगे चलेंगे। ये वेल्थ वाला जो है वो ये क्रिटिकल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो वेल्थ में हमारे अपने एसेट भी, अपने नाम जो भी है वो, एक तो इसके लिए डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो बाकी इनकम्स हैं वो तो सारे साल की होती हैं, लेकिन यहाँ आपने जब भी एसेट लाइबिलिटी बनानी है तो उसको देखना है ये किस साल में फाल करती है, और एट द ईयर एंड पे क्या है, 30/6 को 21 को बननी है, तो वो आपने 30/6 को देखना है कि वो आपके पास एसेट है कि नहीं। आप बैंक में बैलेंस है, कैश है, कोई इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ जितनी लाइबिलिटी एसेट हैं उनकी कट ऑफ डेट क्या है, 30/6/2021। उस डेट को देखना है पहले तो फिजिकली, अदरवाइज वो उस डेट को है आपके पास। दूसरा, उस डेट को उसकी क्या जो अमाउंट अगर कास्ट है कैरी पीछे से आ रही तो वही आपने लेनी है। तो वो डेट क्रूशियल है, उस डेट को आपने वो फिगरें देखनी। हो सकता है आपने कोई एग्रीमेंट टू सेल पहले बेच दिया हो, टाइमिंग डिडक्शन आगे पीछे हो, तो उसको एडवांस या उसमें आप देख लें कि इससे उससे रिलेटेड जो जितना आपने इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ है या पैसे लिए हैं या दिए हैं, फिर उसको रिकॉग्नाइज करना है। रजिस्टर होगी तो फिर वो प्रॉपर्टी रिकॉग्नाइज करनी है। और क्रिटिकल आपकी ये जो वेल्थ है ये है, और इसको कंपैरिजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आप आमने सामने वेल्थ रख लें कि पिछले साल की देखें मेरी ये है, तो अगले साल में वो जो पिछले साल थी वो बिक गई हैं, अगर हैं तो उसी तरह ही डालें, ठीक है। अब एडिशनल कोई आए हैं तो वो आप रिकन्सिलेशन में लेके आएंगे, और उसके लिए आपको सोर्सेज बनाने वाले। बैंक को भी देखें पिछले साल बैलेंस क्या है, वो सारे बैंक आपने शो किए हैं, बैंक ख़त्म हो गया है या बैलेंस कितना है, ये नहीं है कि उसमें तो कोई बैंक छोड़ दें। तो आपको कंपैरिजन करें और देखें किस में इंक्रीज डिक्रीज हुई है, और जो इंक्रीज डिक्रीज वेल्थ में हुई है उसको आप कैश बैंक के ज़रिए या अदरवाइज नीचे रिकनसाइल करेंगे कि इतनी इनकम आई है, इतने मेरे ये सोर्स है, इतना मेरा फॉर रिमिटेंस है या इतनी दूसरी चीज़ें, उसको फिर आप रिकनसाइल करेंगे। या कहीं रिकनसाइल नहीं होगा तो आप ड्राइंग करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें कैपिटल होता है।
कि पिछले साल कैपिटल क्या था और इस साल कैपिटल क्या है। तो कैपिटल आपकी जो बैलेंस शीट में वो फिगर लिखनी है आपने। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि वो ये ना हो कि बैलेंस शीट में कोई और फिगर हो, यहाँ कोई और यहाँ फिगर हो। इस तरह बैलेंस शीट में स्टॉक की फिगरें होती हैं, वहाँ कोई और हो और आपकी रिटर्न में आपने कोई और दी हो, तो वो सारी आपने रिकंसाइल करके उसके मुताबिक देनी है। और फिर रिकंसिलेशन नीचे दी हुई डिफरेंशियल ले और डिफरेंशियल को फिर रिकंसाइल कर रहे हैं। इनफ्लो क्या है, आउटफ्लो क्या है। इस द मोस्टली नोटिस ये है, यही आए हैं कि उन्होंने जो रिकंसिलेशन में ऐसे ही डाली हुई थी फिगरें, नीचे से रिकंसाइल नहीं होती थी वो उठा ली, या पिछले साल की रिटर्न नहीं फाइल की उन्होंने सारी उठा ली कि सारी अनएक्सप्लेन्ड है। तो नीचे आपने गिफ्ट लिखा है या कोई सोना या कोई और, या गेन प्रॉफिट या इनकम। पहले तो इनकम जो आपने डिक्लेयर की है वो देखें फिगरें क्या है, फाइनल वाली फाइनल में लिखें, एग्जाम्प्ट वाली एग्जाम्प्ट में लिखें, वो अलग-अलग कॉलम। इनकम एग्जाम्प्ट आपने ऊपर डिक्लेयर कर दी, रिकॉन्सिलेशन में एग्जाम्प्ट का अलग है वहाँ लिखें। एक्सपेंस वेल्थ में जो शो किए हैं वो फिर उधर भी डालें। तो इस तरह वो फिगरें जो है उसको रिकंसाइल कर लें। रिकंसाइल नहीं करेंगे, वैसे छोड़ेंगे तो डिफरेंशियल जो है वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा और 111 में वो एडिशन कर देगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप कई दफ़ा प्रॉब्लम आती है कि वो जो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट है ना, कई दफ़ा तो वो उसको जब सबमिट करते हैं ना वो रुक जाता है, वो कई दफ़ा रुके बगैर वो सबमिट करते वो तो कर ही देगा। आप पहले अपनी बना के रखें भाई। अब कर देते हैं, अब उनको समझ आइए कि ये बाद में पकड़ेंगे। हाँ, अब पहले नहीं करता था, पहले कहता रिकंसाइल करें, अब कहता है करने दे भाई अनरिकंसाइल। ये तो मुझे पता ही चल गया कि इतना रिकंसाइल्ड है, ठीक है ना। वो सिस्टम कहता है ये तो अच्छा, बहुत अच्छा टैक्स पेयर है, ये तो तैयार है इस डिफरेंस पे देने के लिए। कैश इन हैंड के लिए वो कुछ ना रखा होता है ना, वही ना, वो लोग भूल जाते हैं, वो सबमिट करते हैं तो वो कहते हैं ठीक है। जाहिर है उन्होंने कहा ये तो खुद कह रहा है भाई अनरिकंसाइल्ड है, तो ये तो खुद टैक्स देना चाहता है इस पे। तो जितना ही अनरिकंसाइल्ड है वो तो फिर 111 में डायरेक्ट ही है ना, सेल्फ डिक्लेरेशन है। तो इसलिए उसको पहले बनाए, पहले वेल्थ को सबसे पहले बनाए। वेल्थ में बना के अकाउंटिंग आप प्रॉफिट एंड लॉस, टैक्सेबल इनकम बना के इधर इसको बना के तो फिर देखें आप, ठीक है, दे के तो फिर उसकी रिकंसाइल करके फिर उधर फीडिंग करें। वेल्थ मोस्ट क्रूशल है, क्योंकि वेल्थ में अगर इतने डिफरेंशियल होंगे वो डिफ़िकल्ट है उसको मैनेज करना बाद में ना। तो इसलिए उसको पहले आप, जो मैंने पहले प्रैक्टिकल कहे हैं, रिकंसिलेशन यहाँ ये सारे करने के बाद, इसके बाद आपकी रिवीजन उसी तरह ही है, वो अप्रूवल लेके आप विद इंटीमेशन आप वो कर सकते हैं। इसके बाद आपकी रिकंसिलेशन है, इसके साथ ही 116A है फॉरेन वेल्थ, और वो आप अगर आपकी इनकम $10,000 है और 1 लाख की वेल्थ है तो वो आपके लिए मैंडेटरी फाइल करना है। उसको रिकंसाइल भी करना है इसमें, उसको रिकंसाइल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अपनी इस वेल्थ में भी आ जाएगी। वो जस्ट डिक्लेरेटरी रिटर्न है कि आपके ये फॉरेन एसेट है, ये फॉरेन लाइबिलिटी है। अब यहाँ जो एसेट होंगे वो एसेट भी आ जाएंगे, लाइबिलिटी भी आ जाएंगी। तो यहाँ आके जो आपकी ये ग्लोबल है समझ लें, तो वो एक पार्ट है, वो सिर्फ फॉरेन का पार्ट है, क्योंकि रेजिडेंट ने सारी दुनिया के शो करने, सारी दुनिया की इनकम, सारी दुनिया के एसेट, सारी दुनिया में लाइबिलिटी और नेट रिकंसिलेशन भी। वो एक 116A एक सेपरेट डिक्लेरेशन है कि मेरे ये फॉरेन एसेट हैं, ये मेरी फॉरेन लाइबिलिटी, और उनको अपनी जो ग्लोबल वाली है उसमें हमने एसेट की जगह, जहाँ एसेट है वहाँ एसेट फॉरेन भी ऐड कर रहे हैं, जहाँ लाइबिलिटी है वहाँ लोकल लाइबिलिटी भी है और फॉरेन पाकिस्तानी लाइबिलिटी भी है, फॉरेन भी, दोनों कंबाइन ग्लोबल है। एसेट भी यहाँ के भी हैं, बाहर के भी हैं। टोटल है, टोटली नेट इंक्रीज डिक्रीज है, टोटल की ही रिकंसिलेशन, टोटली उधर इनकम है, वहाँ भी तो इनकम भी तो वर्ल्ड इनकम है ना, उसमें फॉरेन भी है, यहाँ की भी है, सारी मिला के है। तो यहाँ रिकॉन्सिलेशन देंगे तो वहाँ इनकम टैक्सेबल भी, एग्जाम्प्ट भी, फॉरेन भी, लोकल भी, सारी होगी। तो टोटल रिकॉन्सिलेशन जो है उसमें होगी। ये एक डिक्लेरेटिव जी, उसी में से सॉर्ट आउट करके आपने उसको लगा भी डिक्लेयर करना है। हाँ जी, वो डिक्लेयर, ताकि वहाँ अगर आपने टोटल शो किया तो यहाँ इंडिविजुअल एसेट भी हो ना, किस किस मुल्क में है। वहाँ हो सकता है टोटल है, वहाँ डिटेल ना हो। यहाँ आपका यूके में कितना है, यूएसए में क्या है, ऑस्ट्रेलिया में क्या है, कनाडा में क्या है, दुबई में क्या है, सऊदी अरबिया में क्या है, वो डिफरेंट कंट्री वाइज है क्या, इन्वेस्टमेंट है, इमूवल है, मूवेबल है, कैश है, बैंक है, डालना है क्या, और उसके फिर आपने उसका एक्सचेंज करेंसी रेट शेट भी लगा के। सर फॉरेन कंट्री में सबमिट किए हो अपनी रिटर्न जो है, वो पहले भी हमने कहा कि फॉरेन की भी है तो यहाँ तो जरूर करनी, रेजिडेंट ने, नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं। नॉन रेजिडेंट इनकम होगी तो फिर उसने फाइल कर। पाकिस्तान में वो एक टीटी भी तो है ना,
दोनों गवर्नमेंट के दरमियान एक वो treaty- मैंने कहा ना ट्रीटी होगी तो फिर उसमें डिटरमिन होगा कि उसने टैक्सेशन कहाँ देनी, ठीक है ना। अगर उस ट्रीटी जो है वो लॉ पे प्रीवेल करती है, अगर टैक्स भी उसने दिया बाहरी कंट्री, अगर ट्रीटी दोनों मुल्कों की और ट्रीटी कहती है कि उसने टैक्स उधर देना है तो फिर उस पर हमारा लॉ नहीं लगेगा, फिर ट्रीटी विल प्रीवेल ओवर दिस, ठीक है। ट्रीटी दो मुल्कों की जो है वो आपस में ट्रीटी डिटरमिन करेगी कि कहाँ उसने टैक्स, अगर वहाँ वैसे जनरल रूल ये है ट्रीटी नहीं है तो उसने कहीं टैक्स दिया भी है, रिटर्न फाइल भी की है, तो हमारी रिटर्न के रूल रेगुलेशन उस पर अप्लीकेबल होंगे। यहाँ वो अगर रेजिडेंट है तो वर्ल्ड इनकम, वर्ल्ड एसेट, वर्ल्ड लाइबिलिटी यहाँ डिक्लेयर करेगा और यहीं टैक्स देगा, वहाँ जो टैक्स दिया हुआ है उसका क्रेडिट मिल जाएगा और यहाँ के रेट लगेंगे। अगर ट्रीटी है पाकिस्तान की कि यहाँ ना दे, यहाँ कुछ ना फाइल के, यहाँ गजम्प्ट है ना, तो उस मुल्क में देगा फिर उस मुल्क का लगेगा। तो अगर 181 डेज से ज्यादा हो जाते हैं उसी कंट्री के अंदर, वो 80 डे फिर रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट वो फिर उस डेफिनेशन में चला जाएगा ना। नॉन रेजिडेंट हो जाएगा तो सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम इधर डिक्लेयर होगी और ग्लोबल इनकम उस उधर चली जाएगी, एप्लीकेबल ही रह जाएगी। ठीक है। वो पहले रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट डिटरमिन करना है ना हमने, वो जो भी उस पर कंडीशन अप्लीकेबल है। वो रेजिडेंट अगर आपने रेजिडेंट कर लिया तो फिर पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ल्ड इनकम, वर्ल्ड एसेट, वर्ल्ड लाइबिलिटी यहाँ डिक्लेयर करनी, टैक्सेशन प्रिंसिपल यहाँ के अप्लीकेबल होंगे। और बाहर कहीं उसने डिक्लेरेशन तो वहाँ भी देगा ना, हर मुल्क अपना है तो वहाँ का वो यहाँ का अगर नॉन रेजिडेंट यहाँ का रेजिडेंट है और फॉरेन भी है तो फॉरेन वाली इनकम तो उधर देगा ही ना। फिर हर कोई, जैसे इधर हम कह रहे हैं कि फॉरेन थे, नॉन रेजिडेंट भी हो तो फॉरेन दे, तो वो भी कहेंगे नॉन रेजिडेंट है तो फॉरेन तो दे, तो टैक्स उधर दिया होगा तो टू दैट एक्सटेंट यहाँ उसको टैक्सेशन यहाँ की होगी, रेट यहाँ के लगेंगे, सब्जेक्ट टू एग्जेम्पशन अगर लॉ में कोई प्रोवाइडेड है तो उसको जो उसने टैक्स दिया उसका टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, उतना टैक्स जितनी भी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी टैक्स क्रेडिट जो होगा उसको उतना मिल के रिवेन्यू उसको इधर देना पड़ेगा। अगर ट्रीटी स्पेशल लॉज होते हैं, अगर स्पेशल लॉज हैं तो वो फिर दोनों मुल्कों ने एग्री किया हुआ है कि इसने कहाँ टैक्सेशन देने हैं, कहाँ के रूल रेगुलेशन होने हैं, एक मुल्क में एग्जाम्प्ट करना है दूसरे में सारा देना है, तो फिर वो ट्रीटी जो है दैट विल प्रीवेल ओवर द लॉ, फिर उसके मुताबिक उसकी होगी। 100 सेक्शन से 7 तो उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। आगे जी, इसमें वेल्थ क्या होगा, अपनी भी है, स्पाउस की है, डिपेंडेंट चाइल्ड है, उसके बाद कोई ड्यूरिंग द ईयर आपने ट्रांसफ़र किए हैं एसेट तो वो सेपरेट डिस्क्लोजर आपने करना है। और उसके अलावा आपका एसेट ट्रांसफ़र है, टोटल एक्सपेंडिचर भी इसी का पार्ट बनता है, उसकी लिस्ट का आपको पता ही है, उसमें घर का रेंट शेंट है, ट्रैवलिंग है, क्लब है, शादी के या दूसरे डिफरेंसेस, हाँ यूटिलिटी बिल्स हैं, वो सारे इस तरह। तो ये स्पाउस ये रिटर्न उनके भी हैं, उनके टोटल एक्सपेंडिचर की आपने एंड पे रिकॉन्सिलेशन भी वेल्थ स्टेटमेंट का ही पार्ट है। इसलिए वहाँ जहाँ हमने पढ़ा था 116 वेल्थ मीन वेल्थ भी साथ रिकॉन्सिलेशन है। इसी तरह नेक्स्ट किसने फाइल करनी, अब तो हर एक ने फाइल करनी, ठीक है। हाँ वेर और इंडिविजुअल जो आपकी एओपी और कंपनी नहीं करेंगे, इंडिविजुअल जो भी होगा रेजिडेंट करेगा, हाँ रेजिडेंट करे। चल नेक्स्ट। और जितनी एओपी के मेंबर्स हैं वो एओपी के रिटर्न के साथ करेंगे। ये वही आपने पहले डिस्कस कर लिए, 10,000 इनकम होगी तो वो भी उसी तरह ही टोटल वेल्थ कितनी है, टोटल जो है वेल्थ जो एज एट 30 जून जो भी होगा उसको अपनी कितनी है, स्पाउस की या दूसरी है, उसी तरह वो ट्रांसफ़र जो ड्यूरिंग द ईयर हुए हैं एसेट तो एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट जो। नेक्स्ट जो रिकॉन्सिलेशन की विद इंटीमेशन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ये हु इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न वेल्थ स्टेटमेंट, नॉन रेजिडेंट है, एओपी है, उस स्पेसिफिक हद तक अगर या कंपनी है। वेल्थ स्टेटमेंट रिवाइज करने का टाइम कितना है, लिमिटेशन वेल्थ स्टेटमेंट रिवाइज करने की लिमिटेशन क्या है? 5 साल के अंदर अंदर आप कर सकते हैं। उसके भी नोटिस की वो उसी तरह है कंडीशन, 122 का नोटिस से आने से पहले आप कर सकते हैं। ड्यू डेट्स वैसे इन द नोटिस विद इन द। नेक्स्ट
ये प्रेस का वही 36 और रूल जो हमने पहले देखे। नेक्स्ट, इससे पहले SRO था, चला गया। ये SRO जो है 853 है, तो अब हमने इसको स्टार्ट करना था। तो इसमें प्रेस्क्राइब में देयर आर 4 काइंड ऑफ सेपरेट रिटर्न। एक सैलरी वाली है SRO 852 of 2020 853 फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2021। हाँ ये वाला, ये SRO, यहाँ से हमने आगे चलना। तो ये SRO है, इसमें सेपरेट रिटर्न एक सैलरी पर्सन की है, पार्ट 2 1 है, AOP की है दूसरा पार्ट, तीसरा बिजनेस इंडिविजुअल है, चौथा कंपनी। तो इनकी सेपरेट रिटर्न्स हैं, तो सेपरेट फॉर्मेट है हर एक के। तो वो ऑनलाइन तो वहीं आ जाएंगे आपको। अगर आप कहेंगे मैं सैलरी वाली फाइल करनी है तो वो सैलरी आ जाएगी, और सैलरी में वो अलहदा हेड आ जाएंगे। हेड हम डिस्कस कर लेंगे, यहाँ हम ग्लोबल हेड डिस्कस कर लेंगे कि कैसे कैसे आपने फिलिंग करनी है। तो वहाँ सैलरी में जाएंगे तो बिजनेस वाला हेड उसमें नहीं होगा। आप सैलरी के पार्टिकुलर लिखेंगे और सैलरी वाली चीज़ें लिखेंगे और उसकी कंप्यूटेशन ये वो करेंगे। AOP में सैलरी वाला जो हेड 5 हेड हैं, सैलरी इनकम, प्रॉपर्टी इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और अदर सोर्स, उसमें AOP में सैलरी का ताल्लुक नहीं होगा, सैलरी वाला कॉलम मिसिंग होगा। बिजनेस इंडिविजुअल में सैलरी वाला होगा, कंपनी में भी सैलरी नहीं होगी। तो बाकी कंप्यूटेशन उसी तरह होगी। आगे ये सर मैनुअल या पेपर रिटर्न नहीं आएगा? सर वो मैनुअल रिटर्न लेटर लिखा है हमने लिखा हुआ है कि वो बहुत इंडिविजुअल सा किसी का है, फिर उनको काम करना है। मेरे ख्याल सारों को सर हमने लेटर लिखा है, और SME के लिए भी लिखा है। एक SME के लिए अभी रिटर्न नहीं आई, क्योंकि SME के 2021 से ऑनवर्ड अप्लीकेबल हो गई है, उसके सेपरेट रेट हैं। वो अभी इसमें भी अगर करें तो रिटर्न बेशक सेपरेट ना दें, रेट चेंज कर दें। इसमें पहले तो रजिस्ट्रेशन देनी है अभी उन्होंने, जो उसमें हाँ रजिस्ट्रेशन करवानी है, वो भी अभी नहीं हुई, तो उसका अलग ही फिर देना पड़ेगा। हो सकता है रजिस्ट्रेशन, लेकिन इसमें चेंज की जा सकती है। जहाँ रेट हैं फाइनल वाले और दूसरे फाइनल वाले हैं रेट, उसमें उसको फाइनल वाले में तो फाइनल वाले रेट लगा दें। FTR में वो रेट ही अवेलेबल नहीं होंगे। नहीं, अगर इसमें सिस्टम को चेंज कर दें, मैं यही कह रहा हूँ ना कि सिस्टम में जहाँ रेट दिए होते हैं कंप्यूटेशन वाले, जहाँ मिनिमम और दूसरे लगते हैं वहाँ रेट लगा दें ना, तो रेट वाली अमेंडमेंट कर दें, तो इसी के जरिए अकोमोडेट हो सकते हैं ना ऑनलाइन में। तो रेट एक फाइनल वाला देना चाहता है तो उसको ऑप्शन दे दें, तो वो फाइनल वाले में डाल के फाइनल वाला रेट दे दे, टर्नओवर डाले और पॉइंट जो भी 0.5 है कि 2.5 है, 100 मिलियन से कम है तो वो डाल दे, ऊपर वाले ने ऑप्ट करना है तो वो दे दे, उसमें वो टैक्स दे दे। ठीक है, जहाँ मिनिमम टर्नओवर वाला है वहीं वो रेट लगा दे, तो वो उसमें रेट ही चेंज करना है, फिगर डालनी और कर देना है। तो वो नॉर्मल में जाना है तो नॉर्मल करके जहाँ कंप्यूटेशन होनी है वहाँ रेट वो लगा दे, उसके अंदर रेट इनबिल्ट करना पड़ेंगे। तो इससे जस्ट हो सकती है, लेकिन हो सकता है सेपरेट फिर रजिस्ट्रेशन के बाद उसको दे। ये इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये हेड उधर एक साइड पे ही आ रहे हैं। अगर हम देखेंगे तो जो नेक्स्ट आएगा ये हेड इस साइड पे आ रहे होंगे, फिर हर साइड को आप खोलते जाएंगे और उसकी फिलिंग करते जाएंगे। ये सैलरी वाली, ये सैलरी वाले, ये हेड इधर, ठीक है। उसी तरह जिस तरह आप रिटर्न फाइल करते हैं कि ये वो डेट शेट, वो आप फिर इसकी ऑथराइजेशन डिक्लेयर मिनिमम, ये तो सारों के लिए। सैलरी वाले में इनकम फ्रॉम सैलरी और सैलरी के ये आप फिल करेंगे तो सैलरी का बन जाएगा। कंप्यूटेशन वो उसी तरह फिर आगे चलेगी। नेक्स्ट, ऊपर इसकी डिटेल है, ऊपर आए एक मिनट, ऊपर लिखा हुआ है इसमें क्या क्या हेड है, ठीक है, डिटेल आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट, ये आगे सैलरी है, प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, कैपिटल एसेट है, अदर सोर्स है, रिसीट डिडक्शंस है, फॉरेन इनकम, एग्रीकल्चर है, टैक्स चार्जेबल है, पेमेंट है, वेल्थ स्टेटमेंट है। तो उसको उसके अकॉर्डिंग पहले आपने लास्ट टाइम भी हमने फिल की हुई हैं, तो ये हम मेन इसको जस्ट हम गो थ्रू करते हैं, तो अगली फिलिंग करेंगे तो फिर प्रॉपर देख लेंगे। नेक्स्ट, ये हेड हैं सारे वो, क्योंकि अदरवाइज तो 5 हेड हैं, तो 5 हेड को यहाँ रिटर्न में और एक्सटेंड कर लिया है। एग्रीकल्चर और फॉरेन को उन्होंने सेपरेट अपने पर्पज़ के लिए,
बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव अदरवाइज अदर सोर्स में ही आने चाहिए, या एग्रीकल्चर जो है तो एग्रीकल्चर इनकम बिजनेस इनकम में आनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुद टोटल इन्फॉर्मेशन अलहदा गैदर करनी होती है कि फॉरेन टोटल इनकम जो आ रही है सारे मुल्क में लोग, उसमें फॉरेन वाली कितनी है, या एग्रीकल्चर एरिया जो है जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है उसकी कितनी है रिपोर्टिंग पर्पज़ के लिए, तो इसलिए सेपरेट हेड उन्होंने दे दिए। अदरवाइज ये हेड लॉ में नहीं है, लॉ में उन्हीं हेड में ही एट द मैक्स जो 5 हेड है उसका ही पार्ट है। तो यहाँ क्योंकि सेपरेट इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए उन्होंने रिटर्न में रूल प्रेस्क्राइब में कर दिए, तो इसलिए हमने वी हैव टू गो बाय दिस, इसके अकॉर्डिंग। चलो आगे जी, ये डिडक्टेबल अलाउंसेस पहले भी मैं ऊपर डिस्कस किए थे कि पहले 5 हेड में आप टोटल करेंगे, टोटल ऐड करके उसके बाद फिर ये इसमें से लेस करेंगे, लेस करने के बाद फिर वो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। नेक्स्ट, ये टैक्स रिडक्शंस हैं, पहले हमने डिस्क्राइब भी किए हैं कि टैक्स में अगर कोई डिफरेंट जो है मेनली आपका एग्जम्पशन का सेकंड शेड्यूल है, उसका पार्ट 1 है एग्जम्पशन है, पार्ट 2 जो है रिड्यूस रेट है, फिर रिड्यूस लायबिलिटी है, फिर एक्सक्लूजन है फ्रॉम टैक्सेशन। तो वहाँ डिफरेंट रिड्यूस रेट भी दिए हुए हैं और रिडक्शन भी दी हुई है और किसी पे बिल्कुल भी नहीं लगता, तो वो पार्ट 4 है। तो एग्जम्पशन जो है उसमें तो वहाँ से वो डिफरेंट सेक्शनों की इसमें दी हुई हैं, उसके मुताबिक फिर कैलकुलेट कर लेंगे। आगे नेक्स्ट, ये फिर आपके जो टैक्स हैं, टैक्सेशन में एडजस्टेबल कौन से हैं, फाइनल वाले कौन से हैं, मिनिमम वाले कौन से हैं, वो अलग-अलग हर सेक्शन के एडजस्टेबल इम्पोर्ट वाला है, इम्पोर्ट 2 वाला है, इम्पोर्ट 3% डिफरेंट जो भी लॉ में दिए हुए हैं, जो आप पे एप्लीकेबल हो उस पर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये फिर ये कंप्यूटेशन है। अब कंप्यूटेशन में वो 5 हेड जितने भी 6 हेड वो टोटल हो जाएंगे। पहले आपका इनकम फ्रॉम सैलरी की जो बनी है तमाम ग्रास सैलरी में अलाउंसेस बेनिफिट ये वो कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके फिर आपकी सामने उधर आ जाएगी। उसके बाद इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, अब पहले नॉर्मल और ऑप्शन थी, अब बिल्कुल ही नॉर्मल हो गई है, वो उसकी आप कैलकुलेट करेंगे ग्रास कितनी है, या वो एडजस्टेबल जो आपका रेंट या पगड़ी छगड़ी उसका 110 लेंगे वो करेंगे, उसमें से आप वो एक अलाउंसेज हैं 20% रिपेयर अलाउंसेज वो लेस करेंगे, या कोई मॉर्टगेज या इंटरेस्ट है या आपका कलेक्शन चार्जेस हैं वो लेस करेंगे, ऑलमोस्ट 30% आप वो लेस कर सकते हैं, तो वो आप लेस करके प्रॉपर्टी वाली कैलकुलेट कर लेंगे। हैं नहीं, इस साल ऑप्शन में है ना, अगले साल तो बिल्कुल ही टोटल ही है ना, इस साल आप उसमें भी कर सकते हैं उसमें भी कर सकते हैं। तो उसके बाद आपकी ये इनकम फ्रॉम बिजनेस है, इनकम फ्रॉम बिजनेस में जितने भी आप इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स है, सर्विसेज है या आ रहा है वो हेड टोटल करेंगे। उसके बाद जितने उसमें कास्ट ऑफ सेल्स हैं या एक्सपेंस है वो लेस करेंगे, प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद 21C है, 21 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उसमें से जो आपने क्लेम किए हैं वो एडलेस करेंगे, डेप्रिसिएशन इनिशियल अदरवाइज अलाउंसेज हैं उसकी एडलेस करेंगे। कोई और, क्योंकि आपने जो अकाउंटिंग होती है उसमें आपने 2 ही हेड होते हैं, इनकम होती है बाकी अदर सोर्स होते हैं। यहाँ क्योंकि 4 हैं, पहले उसको आप एडलेस करेंगे फिर 4 में आप स्प्लिट करेंगे, और रिलेटेड एक्सपेंस भी आप उसी तरह ही करेंगे। फिर वो एक्सपेंस और इनकम को 4-5 हेडों में इस सैलरी निकाल दें, बाकी 4 हेडों में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे करके, तो वो फिर आप कैलकुलेट करेंगे। फिर एग्रीकल्चर इनकम है, एग्जाम्प्ट है, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन टैक्स है, टैक्स वाला फिर टैक्स होगा, जो टैक्स है उस पर आपको वो क्रेडिट मिल जाएगा। टोटल ऐड करेंगे, टोटल फिर टैक्सेशन कैलकुलेट करेंगे, टैक्स चार्ज है वो टोटल होगा, फिर नॉर्मल टैक्स होगा, फिर मिनिमम टैक्सेशन वो होगा, फिर वर्कर वेलफेयर लेस होता है, जो रिडक्शन है, क्रेडिट है, टर्नओवर है, ये सारे यहाँ आपके कैलकुलेट हो जाएंगे। और मिनिमम वाला वो जो सेमी वाला है वो भी इधर रेट आ सकता है, इधर ही रेट डाल दें, जो भी आपकी ग्रास आएगी वो वाला, बाकी सारे ख़त्म करके वो लग जाएंगे। क्लियर जी? ये भी ऑलमोस्ट हमने डिस्कस किया है, उसी ही तरह है, वही सारी चीज़ें हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, टोटल रसीट है, रेंटल, ये अलग-अलग हेड है। अब प्रॉपर्टी की अलग-अलग कैलकुलेशन है कि प्रॉपर्टी में आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नेट कैसे निकलेगी। पहले टोटल रसीट लेंगे, फिर ये डिडक्शंस आप कर सकते हैं और फिर आपको नेट कैलकुलेट कर लेंगे। ये अब अलग हर एक की है। इनकम फ्रॉम बिजनेस में इनकम फ्रॉम बिजनेस है, नेट रेवेन्यू है, नेट रेवेन्यू में आपने इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स, फेडरल राइट, ब्रोकरेज कमीशन, डिस्काउंट लेस करके आउटवर्ड ये यहाँ लिखनी है।
जो जो फाइनल वाली उस कॉलम में, टोटल इधर और जो टैक्सेबल उधर है। इसी इसके बाद आपकी ग्रॉस इनकम आ जाएगी एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स, फिर सेलिंग एक्सपेंस लेस कर लेंगे। अब फिर उसके बाद कास्ट ऑफ सेल गुड्स है, यहाँ ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक पीछे से ले चेक कर रहे हैं कि पिछले वाला क्लोजिंग जो है वही हम ओपनिंग में लिख रहे हैं। इसके बाद नेट परचेज, इसमें से परचेज आपकी उधर इंक्लूडिंग सेल टैक्स वगैरह लिखी होती है, तो वो वाली या डिस्काउंट है वो आपने लेस करके यहाँ रिकनसाइल करनी है। इंपोर्ट की लोकल और सेल टैक्स में वो ये चीज़ें सेल रिकनसाइल करनी और ये परचेज क्रेडिट एंट्री डेबिट एंट्री उनसे रिकनसाइल करके फिर शो करनी है। उसके बाद सैलरी वेजेस है, फ्यूल है, पावर है, गैस है, स्टोर ये वो। इसके बाद काउंटिंग डेप्रिसिएशन और वो टोटल करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक देखेंगे, तो ये भी उधर सेल टैक्स से और उधर से हम रिकनसाइल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ग्रास प्रॉफिट आ जाएगा, और ग्रास प्रॉफिट ये सारी आइटम जो ग्रास प्रॉफिट है इनका नेट प्रॉफिट आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस से मिलना चाहिए। हो सकता है ग्रास प्रॉफिट ना मिले क्योंकि यहाँ आपने डाल दिया है ब्रोकरेज और फ्रेट आउटवर्ड, हो सकता है वहाँ आपने सेलिंग एक्सपेंस लिखा हो, तो यहाँ ग्रास प्रॉफिट चेंज हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली प्रॉफिट बिफोर टैक्स टैली हो जाएगा क्योंकि वहाँ से सेलिंग एक्सपेंस उठा के वहाँ आपने सेलिंग ऑपरेटिव में लिखे हुए हैं, यहाँ उठा के आपने उसमें सेल में से लेस कर दी। तो इसका फ़ायदा ये है कि जब यहाँ लिखेंगे आप तो आपको टर्नओवर टैक्स कम लगेगा क्योंकि ये सेल में से कम हो जाएगा, तो नेट सेल पे आपको टर्नओवर लगेगा। तो इसलिए ये वाले आप उधर नहीं रहने देने, उसको इधर ही सेल में से लेस करके फिर आपने सेल लिख दी। नेक्स्ट फिर अदर रेवेन्यू है, ये आपका अकाउंटिंग है, ये ना फीफा टेक्निकल है, अकाउंटिंग गेन है, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट है, अदर है, शेयर इन नॉन टैक्स एओपी है, गेन है और शेयर दूसरा है, ये टोटल आपके अदर रेवेन्यू हो जाएंगे। नेक्स्ट ये मैनेजमेंट एडमन रेंट शेंट ये सारे दिए हुए, इनके लिए स्पेसिफिकली आपने देखना होता है कि 21 जो है आपका वो सेक्शन, वो इनएडविजिबल कौन से विद होल्डिंग देख लें आपके इन एक्सपेंस पे किस किस पे कटा हुआ है, किस किस पे नहीं कटा हुआ, तो उसको पहले रिकनसाइल कर लें। तो उसको वो जो उन्होंने कहा कि अब रिकॉन्सिलेशन देनी है तो क्योंकि वो सारे इनएडविजिबल बन जाते हैं। तीसरा आपकी ग्रेजुटी है या फंड चंड है, वो रिकगनाइज हैं या अनरिकगनाइज हैं, वो देखना भी ज़रूरी है। और फिर वो जो आपके एक्सपेंस हैं 50,000 से अबाव, अब तो मेरा 2.5 लाख हो, कितनी अमाउंट होगी, 2.5 लाख से अबाव है, और उसका हेड पहले था 50, अब कितना हेड हो गया है, जो कैश हाँ वो 25,000 हो गया, हेड उसका 2.5 लाख है। हेड अगर 2.5 लाख से कम है तो फिर आपको क्रॉस चेक की ज़रूरत नहीं है। अगर 2.5 लाख से ऊपर हो जाए तो फिर आपके ट्रांजैक्शन जो 25,000 से ऊपर वाले हैं वो आपने क्रॉस चेक देने। तो इस तरह उसको आप देख लेंगे। सैलरी वाला वो क्रॉस चेक वाला है, उसको देखेंगे, अगर वो क्रॉस चेक नहीं होंगे तो फिर आपके इनएडविजिबल हो जाएंगे। तो आप इन चीज़ों को पहले टेस्ट कर लें कि बजाय इसके कि वो कल वो डिसअलाउ करें आपके एक्सपेंसेस 21C 21L और M, इसको आप स्क्रूटनाइज कर लें। और कुछ एक्सपेंस होते हैं जिन पे वो लगता ही नहीं, जैसे यूटिलिटी है, स्टैच्यूटरी पेमेंट्स हैं, तो वो देख लें, उनको कर लेंगे, वो अलहदा कर लें। जिन पे एप्लीकेबल है उसके फिर 2-3 तरीके हो सकते हैं कि हेड स्प्लिट किए जा सकते हैं कि रिपेयर, मेंटेनेंस और 3-4 और हैं, फ्यूल ऑयल, वो लहदा भी आप हेड बुक कर सकते हैं। तो 2.5 लाख से कम होंगे, इकट्ठे करेंगे तो वो फिर वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए आप उसको मैनेज कर या देख सकते हैं कि हमने कैसे अपने ऑर्गेनाइज करना है, तो देख लेंगे ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ क्योंकि वहाँ कंबाइन हेड दिए होते हैं और नीचे अदर लिखा होता है, तो कभी भी अदर में इकट्ठा ना डालें, अदर में अलहदा उन्हें जगह दी अलहदा डालें ताकि कल को वो आपसे पूछे, रिकनसाइल उससे कर लें। अलहदा हेड अपने अकाउंटिंग में भी ज़्यादा से ज़्यादा हेड होंगे तो आपकी कम अमाउंट आएगी, कम हेड होंगे तो ज़्यादा अप्लीकेबिलिटी की ज़्यादा आएगी। तो इसलिए यहाँ भी आप वहाँ हेड मैक्सिमम जितने भी बनते हो वो कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग अगर आपने डिडक्शन प्रॉपर की है, क्रॉस प्रॉपर किया है, तो फिर तो जैसे मर्जी आप मर्जी करें, अगर दूसरा है तो आप उसको देख सकते हैं। ये सारे इनमें वही आपने देखना। ये आपका वो फाइनल डिस्चार्ज वाले 2-4 जो रह गए उनको आपने देखना है, एक्सपोर्ट वाले जो हैं, तो इसकी आपने ये फाइनल वाले में देख लेनी। इंटेंजिबल्स हैं, ये डेप्रिसिएशन और वो है 5 साल में अपोर्शन करना है। डेप्रिसिएशन आपने देखनी है कि क्या रेट है।
आपका बिल्डिंग पे क्या है, प्लांट एंड मशीनरी पे क्या है, फर्नीचर पे क्या है, या कंप्यूटर इक्विपमेंट है तो उन पे क्या है, तो उसके मुताबिक इनिशियल। और उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो आपने पिछले साल की अपनी रिटर्न में रिटर्न डाउन वैल्यू लिखी हुई है क्लोजिंग, वही उठा के लाए, ताकि और फिगर ये ना हो अकाउंटिंग वाली ओपनिंग लेके आ जाए। तो वैसे कंप्यूटर ही उठा लेता है उधर से, अगर नहीं है तो वो लाएं। और जितनी एडिशनें आपने आम अकाउंटिंग में की वही किए, और जितने उसमें से आपने डिस्पोजल की हैं वही उसमें से डिस्पोजल की कास्ट उसमें से लेस करें। और इसी तरह गेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग और गेन प्रॉफिट एंड लॉस टैक्सेशन वो कैलकुलेट करें, और जो अकाउंटिंग का गेन है वो ऐड बैक करें, ये वाला जो है वो ऐड लेस जो भी बनता है वो करें, उसके मुताबिक आप टैक्सेशन करें। ये डेप्रिसिएशन वाले हैं सारे, क्या रेट शेट है थर्ड शूट से आप दे सकते हैं। ऐड बैक वाले भी यहाँ से हेड वाइज भी दिए हुए कि जो ऐड बैक करने हैं तो अलग-अलग सेक्शन वाइज भी ऐसा देखते हैं। एक ही ए है, बी है, सी है, डी है, एफ है, एल है, एम है, जे, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि ये वैसे ये सारा ही टैक्स ला है पूरा। अगर इन सेक्शनों को आप याद कर लें तो यही एट द मैक्स है, ठीक है। इसी तरह फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है, लीज हैं, उनके एसेट हैं, ऑपरेटिंग लीज है, फाइनेंशियल लीज है, आपने उसमें ऐड बैक करना है। जिस पहले डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी उसकी डेप्रिसिएशन रिवर्स बैक करनी है, उसका इंटरेस्ट रिवर्स बैक करना है, रिवर्स बैक करके उसकी लीज पेमेंट आपके अलाउबल एक्सपेंडिचर है अंडर सेक्शन 28। इसमें कुछ चीज़ें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो एक तो पुराना सेक्शन 25 था, अब 34 है, 3453 है, जिसमें कि आप विद इन 3 ईयर अगर कोई एजिंग करें, एजिंग ऑफ क्रेडिटर्स, जो क्रेडिटर है आपके क्लोजिंग आप शो कर रहे हैं उसको देखें, कोई ओवर 3 ईयर तो नहीं है। अगर ओवर 3 ईयर है तो वो ऐड बैक आपका हो जाएगा। 3 साल से जिसकी लाइफ हो गई है, आपने क्रेडिटर को पे नहीं किया तो उसकी एजिंग पहले ही आप करके देख लें, या विद इन 3 ईयर हो वो रख लें, जो ओवर 3 ईयर है वो पेमेंट आपकी हो जानी चाहिए। तो नहीं तो अदरवाइज उसको वो ऐड कर लेंगे तो 34 उसमें तो 39 है या 34 है तो उसमें एडिशन होगी। और अगर आप सब्सिक्वेंट पे करते हैं फिर उस साल में वो अलाउ भी हो जाएंगे। विद इन 3 ईयर अगर आपने पेमेंट नहीं की उसकी सेग्रीगेट कर लें कि ड्यू विद इन ईयर, विद इन 2 ईयर, विद इन 3 ईयर, ओवर 3 ईयर। ओवर 3 ईयर वाले आपके ऐड बैक होंगे, या उसको देख लेंगे पे किए हों, अगर वो डिसअलाउ हो जाएंगे, ऐड इनकम में हो जाएंगे और सब्सिक्वेंटली आप पे करेंगे तो वो फिर अकॉर्डिंगली अलाउबल एक्सपेंडिचर हो जाएंगे। इसी तरह लोन है, एडवांसेस ट्रेडिंग एडवांसेस नहीं, अदर दैन ट्रेडिंग एडवांस है, गिफ्ट है, ये दैट शुड बी ए क्रॉस चेक। अपने क्लाइंट को एडवाइज करें कि ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई पेमेंट कर रहे हैं तो वो दैट शुड बी थ्रू क्रॉस चेक। या अदरवाइज बाद आप वेल्थ में वैसे ही डाल देते हैं, डिफरेंशियल मिला तो लोन है भाई, वो लोन जो है वो डायरेक्टली इनकम बन जाएगा अनलेस दैट इज थ्रू क्रॉस चेक। तो वो क्रॉस चेक से आप रिसीव लें। या इन काइंड कोई चीज़ होगी, जैसे एक इसी तरह का केस आया था, उन्होंने कहा जी ये तो आपने क्रॉस चेक नहीं पे किया तो ये ऐड होगा। उन्होंने कहा ये जो है ये प्राइस बॉन्ड है। उन्होंने कहा जी प्राइस बॉन्ड है, उन्होंने कहा जी प्राइस बॉन्ड है, प्राइस बॉन्ड पे क्रॉस चेक लगता है, उन्हें नहीं लगता। तो इसलिए है हाँ जजमेंट में फिर उसमें आई तो प्राइस बॉन्ड जब वो गिफ्ट लिखेंगे इन काइंड होगी तो फिर उसमें नहीं होगा। नहीं तो जो है आप डिफरेंस प्राइस बॉन्ड लिखेंगे तो आ जाएगी, कंप्यूटर में आप प्राइस बॉन्ड लिखें तो उसकी आ जाएगी, ठीक है। बाकी मेरा ख्याल क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, बाकी अगले में हम एक्चुअल करेंगे। वो उसमें पहला जो प्रोफाइलिंग है, फिलिंग करना डाटा वो देख लेंगे, नाम है, एड्रेस है, टैक्स ईयर है, ये वगैरह वगैरह। फिर 1 बाय 1 सैलरी वाला फिल कर लेंगे, फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाला फिल कर लेंगे, फिर बिजनेस इनकम में कौन कौन से हेड आते हैं वो सारे कर लेंगे, फिर कैपिटल गेन वाले मूव प्रॉपर्टी सिक्योरिटी दूसरे सारे जो है वो कर लेंगे, फिर अदर सोर्स के हेड भी हम देख लेंगे। इस तरह फिर उसमें फाइनल में कौन से जाते हैं, उधर कौन से जाते हैं, मिनिमम वाला भी अगले पहले पिछले साल भी हमने किया था, इस दफ़ा फिर उसको मिनिमम को हम दोबारा रिविजिट कर लेंगे कि अपॉर्चुनिमेंट कैसे करनी है, कैसे कैलकुलेट करना है। तो वो देख के फिर आगे कंप्यूटेशन है, टैक्स क्रेडिट है, रिडक्शन है, तो वो देख के लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी। फिर पेमेंट का चलान क्रिएट करना है आपने। फिर एक एट्रीब्यूट्स हैं इसमें, उस एट्रीब्यूट वाला उसकी में देखनी है कि आपको नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, ये वो एट द एंड जब आप फाइल कर रहेंगे तो उससे पहले वो कहेगा ये एट्रीब्यूट बताएं, वो आपने फिल करना है। फिल करने के बाद फिर सबमिट वाला बटन है वो दबाएंगे, फिर चलिए एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी। तो फिर उसको प्रिंटर निकालें, प्रिंटर निकाल के फाइल में लगाएं,
और साइन अपने क्लाइंट के ज़रूर करा लें, बिजनेस वाले खोला ठीक है ना। तो साइन आप जो भी रिटर्न फाइल करें, पहले तो बेहतर ये है कि क्लाइंट से चेक करा लें। बाद दफ़ा क्लाइंट बाद में कहते हैं कि जी आपने ये खुद ही डाल दिए एसेट लाइबिलिटी वेल्थ स्पेसिफिकली। एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सवाल जवाब है पीछे चलिएगा, मैं इसमें जो AOP आएगी उसमें ये बिजनेस जो लगा उसमें बैलेंस शीट का भी एक आता है, एक कैरी फॉरवर्ड वाला, ये वो आप हम डिस्कस करेंगे कि कैरी फॉरवर्ड वाला डेप्रिसिएशन अनअब्जॉर्ब को कैसे करना है और कितने 5-6 सालों तक हम कैरी फॉरवर्ड करके आगे ला सकते हैं, और पहले एडजस्टमेंट में किसको करना है। सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन लॉसेस वगैरह या बिजनेस लॉसेस क्योंकि लिमिटेड पीरियड 6 साल के लिए एडजस्ट कर सकते हैं, और डेप्रिसिएशन फॉर एवर होती है, तो डेप्रिसिएशन तो अगले ही डेप्रिसिएशन का पार्ट बन जाती है, तो हर एडजस्ट हो सकती है। तो पहले बिजनेस लॉसेस जो प्रायर हों उसको पहले करें और लेटर वाले बाद में करें। सर एक क्वेश्चन है सर, ये क्वेश्चन है जी बिजनेस में जो हम लोगों ने बिजनेस एसेट्स, इक्विटी एंड लायबिलिटीज वगैरह देते हैं, ये इसको कहते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, ये बैलेंस शीट है। अब इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं हम लोग, 114 मंथ की रिटर्न ये फाइल करते हैं, क्या ये पोर्शन मैंडेटरी है विद कंपेयर टू वेल्थ स्टेटमेंट? उसमें भी आप कैपिटल डालते हैं, कैपिटल बिजनेस नेम भी डालते हैं, उसमें आप बैंक अकाउंट भी डालते हैं, उसमें आप अदर इंफॉर्मेशन डालनी है एज कंपेयर टू दिस, इसमें सारा कुछ आ रहा है। आप ना जी पहले तो ये समझ लें कि बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है, इंडिविजुअल आप एक अलग सेपरेट नहीं। जो इंडिविजुअल एसेट्स हैं वो जाने आपके वेल्थ स्टेटमेंट में। इसमें अगर आपकी कोई लैंड बिल्डिंग है बिजनेस की तो वो उधर नहीं लिखनी, वो इधर लैंड बिल्डिंग में लिखनी, डबल नहीं करना। कि आप सुन लें ना पूरी, ये बिजनेस की वेल्थ है, बिजनेस के एसेट, बिजनेस की लायबिलिटी और कैपिटल। एसेट में से लायबिलिटी निकलेगी तो कैपिटल आ जाएगा। उस वेल्थ में आपने क्या लिखना है, ना कोई एसेट लिखना है इधर से, ना कोई बैंक, ना कोई कैश, ना कोई फर्नीचर, ना कोई स्टॉक एंड ट्रेड, ना लैंड, ना इन्वेस्टमेंट, ना ही कोई क्रेडिटर, कोई लायबिलिटी इसमें से उधर कुछ भी नहीं लिखना है। इसका डिफरेंशियल जो कैपिटल आता है वो लिखना है। ये मिसकंसेप्शन दूर कर लें, ये ना हो यहाँ बैंक है तो उधर भी लिख दें आप, उधर बैलेंस नहीं लिखने, वो इंडिपेंडेंट चीज़ है। ये बिजनेस की अपनी है, बिजनेस को हम समझते हैं इंडिपेंडेंट एंटिटी है। मैं बिजनेस करता हूँ, मैं बिजनेस को 5 लाख दूँ तो बिजनेस से मैंने 5 लाख दे दिया, मैंने उससे लेना है, मेरा वो एसेट है मेरी वेल्थ में, पर्सनल में, और बिजनेस ने मुझे देना है। अब बिजनेस अपना एक इंडिपेंडेंट वेल्थ बनाएगा, वो कहेगा मैंने कैपिटल इससे लिया है, लोन इससे लिया है, टोटल मेरे पास इतने पैसे हैं, ये पैसे मैंने यहाँ यहाँ लगाए हैं, इससे ये खरीदा है मैंने। अब जब वो ख़त्म होगा तो जितने एसेट्स होंगे वो बेचेगा बिजनेस, उसमें से पहले किसको देगा, क्रेडिटर को, लोन वालों को, जो बचेगा मेरे पास आ जाएगा, या मुझे नुकसान होगा या फायदा हो, ठीक है, वो मेरे कैपिटल के एडजस्ट होगा। निकालिएगा सर वेल्थ स्टेटमेंट, उसमें देखिएगा कैपिटल के साथ बिजनेस का वर्ड भी लगा। जी जी, यही तो बिजनेस है ना, बिजनेस है, नेम ही लिखा होगा ना। लेकिन वो तो ये तो 10 बिजनेस में भी आपके कैपिटल हो सकते हैं। एक ये XYZ है, एक YZ हो सकता है, कोई एक और हो सकता है, पार्टनरशिप में भी आपका शेयर हो सकता है, ठीक है। तो आपके 10 जगह पे बिजनेस हो सकते हैं, तो वहाँ आपका कैपिटल हो सकता है। तो इसलिए वहाँ नाम लिखा होगा कि A में कितना कैपिटल है, B में कितना है, C में कितना है। बाद दफ़ा ये कैपिटल रिवर्स भी हो सकता है, लायबिलिटी ज़्यादा हो, एसेट कम हो, तो वो फिर उधर लायबिलिटी में कैपिटल लिखना है। इसका लिखना नेट ही है, ये एसेट उधर इंटरमिंगल नहीं करने। अब पर्सनल बैंक अकाउंट के साथ इसको नहीं मिलाना कि इसके भी बैलेंस शीट इधर भी लिख दें आप, कहीं जी मेरे ही बैंक अकाउंट है ना, तो उधर जाके भी लिख दें आप बैलेंस 50 लाख पड़ा है, इसमें भी, तो वो आपकी आउट हो जाएगी, वो आपको पकड़ लेगा। फिर इसमें जितने बैंक अकाउंट इधर शो किए हो, यही बिजनेस बैंक अकाउंट उसने कहा कि बिजनेस बैंक अकाउंट को है जो इसके लिए इस्तेमाल हुआ है, वो इसका जो इसमें ये जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, इसमें जो कैश होगा वो आपकी पर्सनल, इसका 75 सेक्शन है, 76 है, जिसमें पर्सनल एसेट और बिजनेस एसेट को डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। जहां आप पर्सनल एसेट से जो बिजनेस को देंगे वो पर्सनल से निकल जाएंगे, वापस बिजनेस से लेंगे वो पर्सनल में आ जाएंगे, बिजनेस में निकल जाएंगे। आज जैसे ये फर्नीचर पड़ा हुआ है, मेरे घर का फर्नीचर मैं इधर ला के दे दूँ तो मेरे पर्सनल वेल्थ से निकल जाएगा और बिजनेस की वेल्थ में फर्नीचर आ जाएगा।
ठीक है। इसी तरह मैं कंप्यूटर है मेरा पर्सनल है, पहले मेरी पर्सनल में है, आज मैं दे दूं बिजनेस को दे दिया, उधर एसेट आ गया, उधर मेरा कैपिटल आ गया, उधर पर्सनल से निकल गया। इसलिए तमाम एसेट कैश दे दूं, बैंक दे दूं, कोई एसेट दे दूं, या किसी से पैसे मैंने देने, मैं कह दूँ आज से बिजनेस मेरा वो उससे कलेक्ट करेगा, या उससे बिजनेस कलेक्ट कर लेता है, तो मेरा कैपिटल आ गया और कैश कहाँ आ गया, बिजनेस में आ गया, मेरी बिजनेस। इसलिए बिजनेस को एक सेपरेट एंटिटी ट्रीट करें, आर्टिफिशियल एंटिटी ट्रीट करें कि उसके अपने एसेट हैं, जैसे मेरे पर्सनल एसेट लायबिलिटी हैं, इसी तरह बिजनेस के भी अपने पर्सनल एसेट लायबिलिटी हैं। और एसेट लायबिलिटी फाइनेंस कहाँ से हुए हैं, एक तो मैंने किए हुए हैं एज ए कैपिटल, एक आउटसाइडर ने किए हुए, जो क्रेडिटर है उसने भी तो दिए हैं, तो एसेट आए ना, लेंडर ने, बैंक ने लोन दिया हुआ है उसने दिए, तो वो जब उस पर प्रायोरिटी राइट एसेट पे किसका है, वो क्रेडिटर का या लेंडर का है, पहले उसके पेमेंट देंगे, जो बचेगा लास्ट प्रॉफिट मेरा होगा, मेरा कैपिटल या कम हो जाएगा या ज़्यादा होगा, इनकम ज़्यादा से ज़्यादा आती जाएंगी तो मेरा वो कैपिटल बढ़ता जाएगा, अगर कम होती जाएगी लॉस हो सकता है, बिल्कुल इंसॉल्वेंट, अभी हमने पढ़ा बैंक करप्ट हो गया तो मेरी लायबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, एसेट से मैं बैंक करप्ट होऊंगा, मेरा बिजनेस वो कैपिटल तो जाएगा, उसके अलावा मुझे घर से भी देना पड़ेगा, पर्सनल वेल्थ से भी कैश देना पड़ेगा फिर लोगों को, ठीक है, वो पर्सनल से कम हो जाए, क्लियर। इसलिए दोनों को इंटरमिंगल ना करें। यूजुअली एडवोकेट्स को क्योंकि अकाउंटिंग का इतना नहीं पता होता, तो पर्सनल एसेट और बिजनेस एसेट, पर्सनल लायबिलिटी और बिजनेस लायबिलिटी को सेग्रीगेट करें, इंटरमिंगल ना करें। बिजनेस वाले उधर नहीं शो करने, उधर वाले इधर शो, जो इधर आ जाएगा उधर से निकल जाएगा, जो इधर से निकल के उधर चला, ड्राइंग है जैसे, वो इधर से कैश निकलेगा उस कैश में आ जाएगा। कैश का आपस में मैच करना है, तो यहाँ जो अर्न करेंगे आप बिजनेस में से निकालेंगे, अगर कहें 5 लाख चाहिए घर के लिए, तो यहाँ कैपिटल में से कम हो जाएगा, कैश में से भी कम हो जाएगा, वहाँ वाले कैश में आ जाएगा, तो वो कैश में से फिर आप एक्सपेंडिचर कर लेंगे, क्लियर जी। तो आपस में एंट्री इनकी भी होगी, यहाँ जाएगा तो यहाँ से निकल, यहाँ से वहाँ जाएगा तो निकल जाए, वहाँ से यहाँ आएगा, वहाँ से निकल के इधर आ जाएगा, तो और दूसरा पार्ट उसका कैपिटल में एडलेस होगा, कैपिटल या ड्राइंग का उसको बोलते हैं। जी कोई और सवाल? टाइम तकरीबन 6 बज गए। ये ऐसे तो एक वो आईटी से रिलेटेड आपने अपडेट भेजा है थोड़ा सा इसके ऊपर एंड पे जो नहीं आईटी नहीं, ये तो स्टील वाला था। नहीं एंड पे नीचे जो जी वो उसके ऊपर मैं गुजारिश कर देता हूँ, क्योंकि पहले इनके सिस्टम में ना जो आईटी एक्सपोर्ट सर्विसेज 154 सेक्शन के रेफरेंस से वो इनके पास सिस्टमेटिक ऑप्शन नहीं थी आ रही उनको एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट देने की, तो वो उन्होंने एनेबल कर दी है। उसके अंदर जब आप अप्लाई करते हैं वहाँ पे वो टैक्स क्रेडिट्स वाली 154 के रेफरेंस से आ गई है। बाकी जो डिपार्टमेंट में हम सुन रहे हैं उसको जरूर मद्देनजर रखिएगा। वो कहते हैं कि जी पहले तो वो सब एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, एक्सट्रैक्शन की है, तो उसमें वो मैं बताता हूँ, वो 65D था कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग लगाएं, तो उसने एग्जम्पशन की जगह टैक्स क्रेडिट है, तो उन्होंने एग्जम्पशन सर्टिफिकेट अप्लाई किए, तो उन्होंने रिजेक्ट किए, तो हमने फिर उसकी रेट फाइल की हाई कोर्ट में, तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि एग्जम्पशन और जो टैक्स क्रेडिट है एक ही चीज़ है, एक कॉइन का 2 साइड ऑफ द सेम कॉइन है, तो इसलिए दोनों में फ़र्क नहीं है, वो भी लायबिलिटी रिड्यूस करता है, ये भी लायबिलिटी रिड्यूस करता है, तो इसलिए सेम चीज़ें हैं, तो एग्जम्पशन दे दी जाए। उन्होंने डिडक्शन दी, एग्जम्पशन होगी, फिर डीबी में केस गया, उन्होंने भी दे दी, फिर अब गया ये सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी एग्जम्पशन और चीज़ होती है, वो तो इनकम में से ही लेस हो जाती है, उसका प्लेस तो हेड ऑफ इनकम का पार्ट ही नहीं बनती, तो जो क्रेडिट होते हैं वो तो इनकम का पार्ट बनते हैं, टैक्सेबल भी बनते हैं, टैक्स भी कैलकुलेट होता है, उसके बाद जगह आती है जब टैक्स लायबिलिटी होती है तो लेस होती है, और फिर लेस होती है, तो इसलिए वो इंटरप्रिटेशन उसने कहा गलत है, एग्जम्पशन का नहीं कहा नहीं देनी चाहिए, उसने कहा वो इंटरप्रिटेशन जो है ना कि सेम चीज़ें हैं ये ठीक नहीं है। और साथ उन्होंने 2019-20 में आई है एक्सट्रैक्शन के नाम से, तो उसने साथ ही कहा कि फिर साथ ही क्वेश्चन किया लायर ने कहा जी वो तो ठीक है, लेकिन मेरा तो क्रेडिट है, आज पैसे लिए जा रहे हैं, तो इस जो 65D इसका मुझे फ़ायदा क्या हुआ, पैसे इन्होंने टैक्स ले ही लेना है, इंडस्ट्री को बूस्ट करना है, बूस्ट करने के लिए इंसेंटिव दिया है, भी मुझे मिनिमम टैक्स से भी एग्जम्पशन है, फाइनल से भी एग्जम्पशन है, टैक्स क्रेडिट मिलना है 100%, और मुझे नॉर्मल टैक्स से भी मिलना है, तो वो जब 3-4 साल मुझे लेते रहेंगे, फिर मैं रिफंड के लिए रोज़ इनके पास जाऊँ, वो ये देंगे नहीं, तो फिर मेरी इंडस्ट्री कैसे चलेगी, फिर ये देना ही नहीं था,
फिर पैसे ले लेने थे ना एडवांस टैक्स, फिर मेरे एडवांस ही लेना, जब फाइनल नहीं लेना तो एडवांस क्यों ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा फिर मैं डायरेक्शन दे देता हूँ, जज साहब कराची वाले मैं डायरेक्शन देता हूँ। तो उसने कहा जी इनको 30 दिन के अंदर अंदर दें, अगर नहीं एग्जम्पशन नहीं रिफंड दें, जो ना दे उसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग करें। तो उसने साथ उसको प्रोटेक्ट कर दी। चलो ये तो पहली बात थी। तो अब दूसरी बात है जी, इस लॉ में एग्जम्पशन का 159 सेक्शन है। पहले उसमें 100C लिखा हुआ था, बाकी था जिसको एग्जम्पशन अवेलेबल है वो सारे एग्जम्पशन ले सकते थे, और 100C वाला टैक्स क्रेडिट मेंशन था कि जिसको 100C में क्रेडिट है सिर्फ वो एग्जम्पशन सर्टिफिकेट ले सकता था। पहला लॉ जो था 159 डील करता है कि जिस भी बंदे को एग्जम्पशन है, एग्जम्प्ट इनकम है, तो वो आपको एग्जम्पशन डिफरेंट विद होल्डिंग जितने भी हैं उसमें से अप्लाई करके एग्जम्पशन ले सकता है। तो उसमें जो बी था 159B का, वहाँ जहाँ टैक्स क्रेडिट लिखे हुए हैं वहाँ सिर्फ लिखा होता है टैक्स क्रेडिट अवेलेबल अंडर सेक्शन 100C। 100C था NPO, तो इट मीन NPO ले सकती थी, उसके अलावा कोई टैक्स क्रेडिट वाला है तो वो नहीं ले सकता था। ठीक है, ये पहली बात है। इसीलिए वो 65D क्योंकि वहाँ मेंशन नहीं था टैक्स क्रेडिट वाला, इसलिए उसकी कोई एग्जम्पशन ले नहीं सकता था। उन्होंने कहा जी लॉ में स्पेसिफिकली 100C लिखा है तो C वाला ही एग्जम्पशन ले सकता है, बाकी तो कोई ले नहीं सकता, क्योंकि लेजिस्लेटर ने क्लियर किया है। या तो यहाँ सिंपल लिखा होता टैक्स क्रेडिट तो फिर सारे ले सकते थे। अब जो अमेंडमेंट आई है वहाँ लिख दिया कि लॉ में कहीं भी टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है तो उसको एग्जम्पशन मिलेगी। ठीक है, एग्जम्पशन सर्टिफिकेट मिलेगा। तो सारा जो प्रोसीजर है वही डॉक्टर नंबर का 59 सुन लेना। तो अब पहली बात तो है कि इंटाइटलमेंट है कि नहीं। इंटाइटलमेंट जिसकी इनकम एग्जैम्प्ट है उसकी भी इंटाइटलमेंट है, जिसको टैक्स क्रेडिट 100% लॉ में कहीं भी अवेलेबल है तो उसकी इंटाइटलमेंट है एग्जम्पशन लेने की। ठीक है, अब IT सर्विसेज वालों को जो 100C या E है कि कौन सा F है 65F है तो उसमें 100% क्रेडिट है, वो सब्जेक्ट टू कंडीशन। अब उसकी इंटाइटलमेंट या एलिजिबिलिटी तो हो गई है क्योंकि 65D है और ये वाला जो सेक्शन है उसमें आपको 100% क्रेडिट है। तो अब 159 का आप उनको एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मेरी इंटाइटलमेंट है, आप मुझे एग्जम्पशन दें। तो एग्जम्पशन आपको फिर वो अप्लाई करेंगे, उसका प्रेस्क्राइब फॉर्म भी है रूल में, अप्लाई करेंगे वो आपको दे देंगे। तो अब अच्छा नहीं सुन ले जहाँ नहीं, एक तो बाहर से रिमिटेंस जो आ रही, ठीक है, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर इसकी है तो वही होगी क्योंकि उसकी टैक्स क्रेडिट आपको मिलता ही उसका है। एक्सपोर्ट का तो एक्सपोर्ट का जो एक या कितना % उसमें लगता है 1% जो लगना है उसकी आपको एग्जम्पशन चाहिए, तो उसकी आप एग्जम्पशन अप्लाई करेंगे तो वो आपको उसकी एग्जम्पशन दे देंगे। फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट स्टेज पे जो प्रोसीड आएंगी, जो भी जो एक्सचेंज ब्रोकर होगा या बैंक होगा या जो भी होगा वो फिर नहीं करेगा। अगर वो कर भी लेगा अगर एग्जम्पशन नहीं है तो सब्सिक्वेंटली आपका 100% क्रेडिट होकर फिर दोबारा मिल जाएगा। इसमें ना जो FBR के अंदर थोड़ी सी इसमें मैंने वर्किंग देखी है, कमिश्नर्स रिलक्टेंट इस एंगल से है सर, क्योंकि ये चूंकि 65F में कंडीशंस है। हाँ सही। वो कहते हैं कि आज हम अगर एग्जामिशन दे देते हैं और कल को वो बंदा कंडीशन फुलफिल नहीं करता इन फ्यूचर, एग्जामिशन कहाँ स्टैंड करेगी। या तो ये विदाउट अनकंडीशनल होती ना, फिर तो मैं दे देता कि भी 7 तक इसको दे दी। अब ये विद कंडीशन है तो मैं कैसे समझूं कि भी अगले 6 महीने भी साल भी यही काम करेगा। सर दूसरी बात, वो अभी फिल वक्त अभी तक मिली किसी को नहीं। अच्छा, वो कहते हैं कि बोर्ड के ऊपर कोई SOP रेगुलर जारी करे। नंबर 3, कुछ कमिश्नर तो ये भी कहते हैं, वो कहते हैं कि चलिए हम अगला तो आपसे अंडरटेकिंग लेंगे, सबसे पहले जो पिछले साल गुजरे आपके हमें आकर के विद होल्डिंग पूरी कराएं। विद होल्डिंग तो आपको कभी भी माफी नहीं थी। जिस बंदे ने प्रॉपर विद होल्डिंग की हुई है, सैलरी की, रेंट की, 153 के रेफरेंस से जो अपना एक्स प्रूव कर सकता है वो अप्लाई करे, नहीं तो उनके विद होल्डिंग के पिछले ऑडिट खुले खुलाए हैं। अच्छा ठीक है सही। पहली बात तो ये है कि सुन लो पहले पूरी बात सुन। जो है अब ऑटोमेटिकली वो 1% काटेंगे, हाँ वो काटेंगे ना, अनलेस एग्जम्पशन सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो वो काटेंगे ना। ठीक है ना, वो कुछ बैंक कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। अच्छा वो
तो वो तो काटेंगे। अगर वो कलेक्ट, जब आपको पेमेंट लेबर आपको देंगे पैसे तो उसमें से कलेक्ट कर लेंगे, काट के फिर ही आपको देंगे। तो अब क्वेश्चन ये आया कि वो कह रहे हैं जी कंडीशन है, तो सारी एग्जाम्पशन तो कंडीशन ही होती हैं, कोई एग्जाम्पशन विदाउट रेयर ही होती है, कोई कंडीशन ना हो, कुछ ना कुछ। जैसे कोई का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, भाई एजुकेशन तो बाद में चेक करेंगे ना कि एजुकेशन करता है क्या करता है, तो एंटाइटलमेंट देखना पड़ती है। एग्जाम्पशन टैक्सेशन एक्चुअल नहीं है, वो एडवांस टैक्स है, एग्जाम्पशन देनी है एडवांस टैक्स से। तो और बाद में टैक्स तो एक्चुअल लेना होता है जब ड्यू होता है, जब इनकम टैक्सेबल इनकम बनेगी, तो कम ज़्यादा उस वक्त देना है कि ओवर हो गया तो वापस करना है, कम हुआ तो उसने देना है। तो इसलिए ये कहना, ये रीज़न, ये एक आर्बिट्री इरेशनल सी एक कंडीशन है कि जी हम नहीं देते क्योंकि कंडीशनें हम देखेंगे। भाई कंडीशनें तो ये एडवांस टैक्स पे आप क्यों ले रहे हैं, ये तो ड्यू ही उस वक्त होगा जब मेरी इनकम होगी। इनकम मेरी कौन सी ड्यू हो गई आज भाई, ठीक है ना, ड्यू मेरी इनकम पे टैक्स कब बनेगा, जब साल की इकट्ठी होगी, फिर बनेगा और फिर बनेगा, तो उस वक्त आपने लाइबिलिटी एड लेस कर सकते हैं। और इसके अलावा भी मेरी डिडक्शन होती है, जैसे मेरी डिडक्शन कोई मैं लोकल करता हूँ या मेरी इलेक्ट्रिसिटी बिल है या दूसरी चीज़ें हैं, उसकी तो नहीं एग्जम्पशन कर दी आपने, ठीक है, मेरे तो लगना ही नहीं टैक्स, मेरा तो 100% क्रेडिट मिलना है, तो वो भी डिडक्शन हो रही है। तो एक बाज़ दफ़ा लोग ये भी कर लेते हैं कि कोई 3 माह का कुछ टैक्स दे देते हैं, वो कहते हैं जो उधर कटना है वो ले लेके मुझे तो डिडक्शन दे ना। तो इन द मीन वाइल मेरी कंडीशनें भी चेक कर लें, कंडीशनें साथ चेक भी कर सकते हैं। भाई 3 महीने बाद मेरी अभी चीज़ ड्यू नहीं हुई तो आप चेक कैसे कर सकते हैं। मैंने अगर फाइल करनी विद होल्डिंग 3 माह बाद, वो कहते हैं मैंने चेक करा, मैं कैसे आज चेक करा सकता हूँ, मेरे पे लाई अप्लीकेबल नहीं, उन्होंने लिखा है वेर एवर अप्लीकेबल। अगर पहले 3 माह की मैं ना फाइल की तो मैं फिर डिफॉल्टर हूँ ना। PRA में मैं रजिस्टर मुझे अप्लीकेबल नहीं है तो मैं कैसे उधर रजिस्टर करूँ, ठीक है ना। एक्सपोर्ट में वो एग्जाम्पटर लगता ही नहीं है, तो इसलिए कंडीशनें आप पहले भी कह सकते हैं कि क्या कंडीशनें बताएं कि कौन सी मैं इस वक्त फिल कर सकता हूँ। अगर मेरे पे अप्ली है एप्लीकेबल आज, तो बताएं मैंने कौन से किस में डिफ़ॉल्ट। पिछले सालों की जहाँ तक बात है कि पिछले सालों में ये उस एग्जाम्पशन में कंडीशन नहीं थी, तो आप कैसे कंडीशन अम्पोज कर सकते हैं। वो अनकंडीशनल एग्जाम्पशन थी, वो आपकी लाइबिलिटी क्रिएट करते रहे, लेते रहे, मेरी इनकम तो एग्जाम्प्ट थी, 133 क्लास थी, उसमें कहाँ कंडीशन लिखती, उधर लगा लेता लेजिस्लेटर, तो आप कंडीशन में फुलफिल कर देता, ठीक है। तो इसलिए वो कंडीशन विद होल्डिंग या एग्जाम्पशन की इनकम के एक्सपेंडिचर डिसअलाउ तो हो ही नहीं सकते थे, काटा हो ना कोई काटा हो उसकी तो कैलकुलेट आता ही नहीं, राइज ही नहीं होता, तो इसलिए वो बेसलेस ही हैं सारी चीज़ें। क्लियर। और कोई क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच। हैं मैं इंतहाई मशकूर हूँ अपने तमाम दोस्तों का। 159 में ना लिखते हैं, ये कंडीशनें फुलफिल होंगी तो फिर समझा देना, वहाँ तो उन्होंने देखा टाइटल है तो ले देना। मैं इंतहाई मशकूर हूँ अपने तमाम दोस्तों का जो इंतहाई फ्रूटफुल सेशन जो इनकम टैक्स रिटर्न 2021 के हवाले से हमारे साथ रहे। नेक्स्ट सेशन भी हम इंशाल्लाह इनकम टैक्स रिटर्न 2021 पर ही करेंगे, और नेक्स्ट सेशन में हम थ्योरी के बजाय प्रैक्टिकल पे जाएंगे और लाइव उसके ऊपर जो है फीडिंग। और उसके लिए मैं गुजारिश करूँगा तमाम दोस्तों से, अगर आपके पास कोई भी प्रपोजिशन हो जी, कोई भी प्रपोजिशन हो आपके पास जिसमें कोई फीडिंग का आपके पास इशू आ रहा हो, कैलकुलेशन का इशू आ रहा हो, टैक्सेशन के वाले कोई इशू आ रहा हो, तो आप लेके आएँ, तो लाइव उसको इंशाल्लाह हम फीड भी करेंगे और उसका जो भी प्रैक्टिकेबल सलूशन है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सेशन के अख्ताम पे मैं सब दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि हमारे सबका सदर लॉ टैक्स बार चौधरी मंजूर साहब जो है वो कल रज़ाइलाई से इंतकाल कर गए, वफ़ात पा गए, तो तमाम दोस्त उनकी आखिरत और जन्नत के लिए उनकी दुआ करें। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ तमाम दोस्तों का एक दफ़ा फिर, और इंशाल्लाह अगले सेशन के साथ दोबारा हाज़िर होंगे।